हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका वेलकम बैक है हमारे कॉलेज वाला के इस रिएक्ट सीरीज में। अभी तक इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं एंड आई होप आपको रिएक्ट सीखने में बहुत मजा आ रहा होगा और मजे के साथ साथ जो भी कंसेप्ट्स में पढ़ा रहा हूं वो सब आपको समझ आ रहे होंगे। अब आज हमारा है लेक्चर 4। मैं हूं आप सबका प्यारा मेंटर अदफर सर और इस लेक्चर 4 में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले हम समझिए कस्टम हुक्स क्या होते हैं, उसके बाद हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास जो रिएक्ट 19 के नए हुक्स हमें मिले जो पिछले साल रिलीज हुए थे, जिसमें हम पढ़ेंगे यूज ट्रांजिशन, यूज ऑप्टिमिस्टिक, यूज एक्शन स्टेट और उसके साथ साथ यूज फॉर्म स्टेटस। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो आज के इस सेशन में पढ़ेंगे। जो रिएक्ट 19 के ये नए हुक्स हैं, आपको इस पे ज्यादा कंटेंट नहीं दिखेगा यूट्यूब पे, तो मेक श्योर करना आप प्रॉपर नोट्स लेना और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने सारे सवाल और फीडबैक भी देना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि कस्टम हुक्स क्या होते हैं। देखो, अभी तक हमने समझा यूज स्टेट हुक, यूज इफेक्ट हुक, यूज रिड्यूसर, यूज मेमो, यूज रेफ और हो सकता है कुछ और हुक्स हमने डिस्कस किए होंगे। लेकिन उन सारे हुक्स की एक खासियत थी, उन सारे मेथड्स की एक खासियत थी कि वो सारे के सारे हुक्स हमने रिएक्ट से इंपोर्ट करके यूज किए। मतलब उनकी डेफिनेशन, वो क्या रिटर्न करते हैं, उनका क्या काम है, वो सारा ऑलरेडी डिफाइन था रिएक्ट लाइब्रेरी में और हमने उन्हीं को यूज करके इंपोर्ट करके यूज किया था। लेकिन कभी कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपना लॉजिक डिफाइन करें, अपना लॉजिक सेपरेट करें। तो बेसिकली जब आप एक रिएक्ट का कंपोनेंट बनाते हो, वहां पे दो ही चीजें होती है, आपका यूजर इंटरफेस और उसके साथ साथ उसका लॉजिक। तो अगर आपका एक ऐसा लॉजिक है जो मल्टीपल जगह रिपीट हो रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि हर किसी कंपोनेंट में उस लॉजिक को स्क्रैच से रिक्रिएट करोगे, नहीं, आप उस लॉजिक को आइसोलेट करोगे, सेपरेट करोगे एक फाइल में और उसके बाद उस फाइल में सिर्फ लॉजिक को रिटर्न करोगे और जहां जहां पे भी उसको यूज करना है रीयूज करोगे। तो ये जो फाइल है, ये जो स्टेटफुल लॉजिक है, ये आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, रिएक्ट के पास नहीं है। तो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, उसके अंदर स्टेटफुल लॉजिक लिख रहे हो, उसके बाद प्योर लॉजिक लिख रहे हो उसके अंदर और उसी को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके हर जगह पे रीयूज करते हो। इस तरह के हुक्स को हम बोलते हैं कस्टम हुक्स। और जिस तरह से हमने इनबिल्ट यूज स्टेट, यूज इफेक्ट या बाकी हुक्स को यूज किया, वो सारे यूज से स्टार्ट होते थे, यूज प्रीफिक्स उनके पास था। इसी तरह से यहां पे भी हमारे पास एक छोटा सा रूल होता है, इवन इन सारे हुक्स को जिनको हम खुद बनाते हैं उनको भी हम यूज कीवर्ड के साथ ही स्टार्ट करते हैं। एक कस्टम हुक क्या होता है? एक सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन जिसका नाम स्टार्ट होता है यूज से और ये अपने लॉजिक के अंदर बाकी सारे रिएक्ट हुक्स को यूज कर सकता है, कॉल कर सकता है और यहां से तुम सिंपल अपना जो स्टेटफुल लॉजिक है उसको रीयूज कर सकते हो, स्टेटफुल लॉजिक को रिटर्न कर सकते हो, रीयूज कर सकते हो हर किसी कंपोनेंट में। तो चलिए यहां पे विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम टू मच हियर मैं चलता हूं। पहले तो इस कोड को सारा यहां पे पेस्ट कर लेता हूं, है ना, और उसके बाद हम यहां पे सिंपली अपने कुछ कस्टम हुक्स बनाएंगे। आपको 2 एग्जांपल्स दूंगा और आपको समझ आ जाना चाहिए कि कस्टम हुक्स क्या होते हैं। यूजुअली जब भी हम कस्टम हुक्स बनाते हैं ना, हमारे पास एक हम नया फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं हुक्स और यहां पे इसके अंदर प्योर लॉजिक लिखते हैं। और जब हम प्योर लॉजिक की बात करते हैं ना, उसका मतलब है कि प्योर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। तो यहां पे इस फाइल का नाम मैं कुछ इस तरह से रखूंगा। लेट्स सपोज मैं चाहता हूं 2 कस्टम हुक्स बनाना, एक जो आपके विंडो का हाइट और विड्थ कैप्चर करे। तो जब जब आप इस हुक को कॉल करोगे, ये आपको आपके विंडो का हाइट रिटर्न करेगा, विड्थ रिटर्न करेगा, और दूसरा जो फेच यूआरएल को फेच करेगा। दोनों बनाएंगे, पहले एक को बनाते हैं, उसका यूसेज देखते हैं। तो मैं यहां पे एक हुक बनाता हूं जिसका नाम है यूज विंडो साइज डॉट जेएस। जेएसएक्स जरूरी बनाना नहीं, आप जेएस बनाओ। और इसके अंदर मुझे पता है मैं सिंपली क्या काम करूंगा, इसी हुक को एक्सपोर्ट करूंगा क्योंकि इसको इंपोर्ट करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में मे बी। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन आई विल सिंपली गो क्रिएट फंक्शन जिसका नाम होगा यूज विंडो साइज। तो हम यूज कीवर्ड को ही यूज करेंगे, प्रीफिक्स वही सेट करेंगे एंड फाइनली यहां से कुछ रिटर्न होगा। और ये रिटर्न क्या होगा? ये मेरा लॉजिक होगा, जिस लॉजिक को मुझे रीयूज करना है मल्टीपल जगह पे। अब क्या मैं चाहता हूं करना? विंडो का विड्थ, विंडो का हाइट।
तो जब जब मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं तो मुझे जो उस टाइम पे उस विंडो की, जो मैं आउटपुट में विंडो, ब्राउजर का टैब की विंडो जो होती है, उसका हाइट और विड्थ कैप्चर करना चाहता हूं, जो चेंज हो सकता है अगर मैं रीसाइज करूंगा अपने विंडो को। तो इसका मतलब है कि मुझे एक ऐसा डेटा चाहिए जो अपने आप को अपडेट करेगा और मुझे दिखाएगा भी, तो वो स्टेट होती है। तो मैं यहां पे एक स्टेट को डिफाइन करूंगा। सो लेट मी सिंपली डिफाइन स्टेट विद द नेम ऑफ साइज, और सेट साइज इज इक्वल्स, और मैं यहां पे डिफाइन करूंगा यूज स्टेट। पता नहीं मैं डॉट कहां से लाता हूं एंड यूज स्टेट को मैंने डिफाइन किया, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट जाएगी जिसकी दो प्रॉपर्टीज होंगी। एक है मेरे पास विड्थ, जो क्या होगा विंडो की जो करंट विड्थ है उसको, और दूसरा मेरे पास प्रॉपर्टी है जिसको मैं डिफाइन करूंगा हाइट, और इसके अंदर मेरा जाएगा विंडो डॉट इनर हाइट, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो जो इनिशियली इनर विड्थ और इनर हाइट होगी माउंटिंग के टाइम पे, वो मेरे पास साइज में जाएगी, और दैट्स इट। एंड फाइनली यहां से मैं क्या रिटर्न करूंगा, मैं रिटर्न करूंगा साइज को, और कुछ नहीं। तो जो मेरा साइज स्टेट है वो ये पूरा का पूरा हुक सेंड कर रहा है। तो जब जब मैं इस हुक को यूज करूंगा मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके पास विंडो की इनर विड्थ होगी, विंडो की इनर हाइट होगी। अब मैं क्या चाहता हूं करना, मैं चाहता हूं कि इस विड्थ और हाइट को मैं अपडेट करूं जब जब मैं रीसाइज करूंगा। तो उसके लिए मुझे एक हुक लगेगा जो अपने आप को कॉल करेगा और अपने आप के अंदर मेरी स्टेट को अपडेट करता जाएगा। तो वो क्या है मेरे पास, वो है यूज इफेक्ट हुक। अब इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम होगा हैंडल रीसाइज, लेट सपोज। और ये हैंडल रीसाइज क्या करेगा, ये अपने अंदर सिंपली मेरा जो साइज है उसको अपडेट करेगा, किसके साथ, उसी ऑब्जेक्ट के साथ जो मेरे पास है। तो जब जब ये कॉल होगा उस पॉइंट पे जो मेरे पास विड्थ होगी, उस पॉइंट पे उसको कॉल करो, जो मेरे पास हाइट होगी उसको कॉल करो विंडो डॉट इनर विड्थ और विंडो डॉट इनर हाइट। तो मेरे पास ये इस फंक्शन के अंदर डिफाइन हो रहा है। और इसके साथ साथ मैं यहां पे अपने विंडो पे पूरी की पूरी एप्लीकेशन पे एक इवेंट को अपडेट करूंगा, ऐड करूंगा, जिसका नाम होगा रीसाइज। तो ये इवेंट कब कब फायर होता है, जब जब आप विंडो को रीसाइज करते हो तब तब आपका ये कॉल हो जाता है। और इस रीसाइज पे मैं सिंपली कॉल करूंगा अपना हैंडल रीसाइज। सिंपल है। लेकिन आप सबको मैंने एक और चीज पढ़ाई थी, जब भी आप इफेक्ट वाला लॉजिक लिखते हो ना, तो ये हर टाइम पे, सिंस यहां पे मैं लेट सपोज इसको मैं माउंट करा देता हूं, है ना, तो मेरे पास जब जब ये रीसाइज होगा तब तब, जब जब यूज इफेक्ट कॉल होगा तब तब ये विंडो को रजिस्टर करता जाएगा। इवन दो माउंटिंग मैंने रखा है यहां पे, तो ये रजिस्टर ज्यादा नहीं करेगा, बट तब भी हमारे बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पे तुम क्लीन अप फंक्शन डाल लो, क्योंकि उससे साइड इफेक्ट अगर कोई हुआ भी तो वो उसको एलिमिनेट करेगा। ये हमने समझा था जब भी हम इवेंट लिस्नर्स अपने विंडो पे ऐड करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं रिमूव करूंगा इवेंट लिस्नर, और उसके बाद मैं यहां पे रीसाइज को बोलूंगा रिमूव करो, जिस पे मैं किस हैंडलर को कॉल कर रहा हूं, हैंडल रीसाइज को। अब यहां पे आप सबका एक सवाल होगा कि सर सिंस आपने एम्प्टी डिपेंडेंसी दी है, तो ये वाला जो सेट साइज लॉजिक है या ये वाला जो लॉजिक है, ये खाली एक ही बार एग्जीक्यूट होगा जब मेरे पास क्या आएगा, जब मेरे पास माउंट होगा कंपोनेंट। बट अगर आप देखोगे मेरे पास जो इवेंट लिस्नर है वो रीसाइज है, तो इसका मतलब है कि ये इस वाले लॉजिक पे नहीं चल रहा, बल्कि रीसाइज वाले लॉजिक पे चल रहा है। जब जब विंडो रीसाइज होगा तब तब ये सेट साइज को कॉल करेगा, और फाइनली मेरे पास साइज यहां पे रिटर्न हो रहा है। सिंस अगर आप इस हुक को देखोगे, इसके अंदर मैंने कोई भी यूजर इंटरफेस डिफाइन नहीं किया, कोई भी चीज नहीं, कोई भी H1 एलिमेंट नहीं, H2 एलिमेंट नहीं, HTML एलिमेंट्स नहीं। ये जो हुक है ये प्योर लॉजिक को रिटर्न करता है और कुछ नहीं। अब मैं क्या काम करूंगा, मैं यहां पे कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट को बना लेता हूं और उस कंपोनेंट का नाम रखता हूं रीसाइज बॉक्स डॉट JSX। क्यों JSX? बिकॉज ये एक कंपोनेंट है और इसके अंदर मैं अपने उसी हाइट और विड्थ को डिस्प्ले कराऊंगा। तो हाइट और विड्थ को डिस्प्ले कराने के लिए मुझे एक स्टेट डिफाइन करनी पड़ेगी, उसका सेट करना पड़ेगा विंडो डॉट इनर विड्थ एंड इनर हाइट, बट वो तो मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, मुझे पता है इस फाइल से एक साइज रिटर्न हो रहा है जो कि एक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट को वहां पे डिस्ट्रक्चर करूंगा। तो मुझे पता है वहां से मुझे मिलेगा विड्थ और उसके साथ साथ मुझे मिलेगा हाइट। तो HEIGHT हाइट होता है और उसको मैं कहां से ला रहा हूं, विंडोज साइज से, लाइक दिस। समझ गई बात? और अब अगर मैं चाहूं, मैं डायरेक्टली यहां पे जाऊंगा और P टैग के अंदर आई विल सिंपली से माई विंडो विड्थ इज, व्हाट इज माई विंडो विड्थ,
सिंपली मेरा जो ऊपर इसके साथ विड्थ है उसके साथ साथ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं लिखूंगा यहां पे विंडो की हाइट जो है HEIGHT है ना, और उसको मैं यहां पे हाइट के थ्रू रिप्लेस करूंगा। अब अगर मैं इसी कंपोनेंट को अपनी app.jsx में कॉल करूंगा, सो लेट मी कॉल माय resize box.jsx कुछ इस तरह से, एंड नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, अगर मैं यहां पे आउटपुट पे जाऊंगा, यू शुड बी एबल टू क्लियरली सी मेरे पास ऑल्दो कुछ तो गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? मेरे पास रिसाइज भी आ गया, सब कुछ हो गया, हो सकता है मेरा सर्वर स्टॉप हो, तो मैं यहाँ पे सर्वर को स्टॉप करके cd करता हूं, ऑल्दो रिएक्ट में ऑलरेडी है, सो लेट मी राइट npm run dev एंड लेट मी क्लिक एंटर, और मैं इस वाले एंड पॉइंट पे जाता हूं। अभी भी मेरे पास कुछ एरर तो है, लेट्स सी क्या एरर है। इंस्पेक्ट कंसोल, इट सेज रेफरेंस एरर, यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, सो लेट्स गो हियर, और मैं अपने इसी यूज विंडोज में जाता हूं और इस यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करता हूं। सिंस इट्स इंपोर्टेड, अगर आप देखोगे अब आपका विंडो का जो साइज है वो अपडेट हो रहा है, और अगर मैं यहां पे इस पे क्लिक करूंगा आप क्लियरली देख पाओगे जितना मैं विंडो की साइज को रिड्यूस कर रहा हूं उतना ये भी अपडेट हो रहा है। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि मेरे पास इस वक्त कंपोनेंट तो हैं, और उस कंपोनेंट का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना काफी सिंपल है, और उसका जो लॉजिकल पार्ट है उसको मैंने सेपरेट किया है, आइसोलेट किया है एक कस्टम हुक में। मैं अगर यहां पे चाहूं इसी सेम आइसोलेशन वाली हुक को किसी और कंपोनेंट में भी यूज कर सकता हूं, और उस कंपोनेंट को अलग स्टेट जाएगी। ऐसा नहीं कि जो वैल्यू मेरे पास यहां पे होगा वही वैल्यू वहां पे होगा, नहीं, उसको अलग वैल्यू जा सकती है, जा सकती नहीं, जाएगी। हर किसी कंपोनेंट को एक आइसोलेटेड स्टेट मिलती है, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कस्टम हुक्स। मैं एक और कस्टम हुक बना लेता हूं, यहां पे चलता हूं मैं इस व्हाट्स दिस हुक में, और यहां पे मैं एक हुक बनाता हूं, लेट्स सपोज, जिसको यूज करके मैं सिंपली एक स्टेट डिफाइन करूंगा, और उस स्टेट को जिस भी एपीआई पे कॉल करूंगा वो उसका डेटा उस में डालेगा। यूज फेच, और इस यूज फेच का एक ही इंटेंशन है कि मेरे एप्लीकेशन में मल्टीपल यूआरएल्स को मैं फेच कर रहा हूं, और अगर मैं मल्टीपल यूआरएल्स को फेच कर रहा हूं तो मल्टीपल कंपोनेंट्स में उसको डिस्प्ले कराऊंगा, तो क्यों ना मैं लॉजिक एक ही बार लिखूं, उसके बाद उसको मल्टीपल जगह पे रीयूज करूंगा, वही मैं करूंगा। तो मैं यहां पे चलता हूं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मेरा फंक्शन जिसका नाम है यूज फेच, और सिंस मल्टीपल यूआरएल्स को ये मिल सकता है तो मैं मल्टीपल यूआरएल्स को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, और लेट मी सिंपली रिमूव दिस, और मैं यहां पे ए डाल देता हूं। तो यूज फेच फंक्शन लाइक दिस। अब इसमें मुझे पता है ये सिंपली लॉजिक को टारगेट करेगा और किसी चीज को टारगेट नहीं करेगा। सिंस ये लॉजिक को टारगेट करेगा, और लॉजिक क्या है कि जब मेरे पास एपीआई, इसको मैं पास करूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट, उस एपीआई से जो डेटा मिलता है उसको एक स्टेट में डालो, अगर एरर आ रहा है तो एरर वाली स्टेट में डालो, और जब तक डेटा लोड हो रहा है तब तक लोडिंग को दिखाओ मेरे आउटपुट पे। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 स्टेट्स का यूसेज है। तो मैं पहला स्टेट बनाता हूं डेटा, जो कि होगा मेरे पास सेट डेटा इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू यूज स्टेट लाइक दिस, नॉट सत्य और इनिशियली ये नल रखूंगा मैं, बिकॉज मुझे नहीं पता है कि एपीआई से कैसा डेटा आएगा। देन कांस्टेंट, दूसरा मेरे पास होगा लोडिंग का स्टेट, set my loading like this and then is equals to use state। तो मैं इन हुक्स के अंदर क्या कर रहा हूं, मैं इन हुक्स के अंदर स्टेटफुल लॉजिक को डिफाइन करता हूं। तो यहां पे मेरे पास ट्रू आएगा, एंड देन फाइनली ऑल्दो कुछ तो गड़बड़ी है यहां पे दया, एंड इट्स डॉट, एंड देन आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट, और मैं तीसरा स्टेट डिफाइन करूंगा एरर, एंड देन आई विल सिंपली सो सेट माय एरर इज इक्वल्स टू, एंड इनिशियली मैं यूज स्टेट हुक को यूज करूंगा, और इनिशियली मेरा एरर होगा नल। एंड फाइनली इस पूरे के पूरे कस्टम हुक से क्या मैं रिटर्न करूंगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरा डेटा होगा, उसके बाद मेरे पास सेट डेटा होगा, उसके बाद मेरे पास क्या होगा, मेरा एरर स्टेट जाएगा। तो ये जो 3 स्टेट्स हैं, डेटा, लोडिंग और एरर, इन तीनों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। लेकिन इन तीनों को एज ऑफ नाउ अगर मैं ऐसे ही रखूंगा तो मैं एक्चुअली क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं ट्रांसफर कर रहा हूं मेरा नल, ट्रू और नल, वही वैल्यू कर रहा हूं ना, बट नहीं, मैं बीच में इस लॉजिक को कुछ करूंगा। सो मैं लिखूंगा मेरा यूज इफेक्ट, इस लॉजिक को तुम ट्रिगर करोगे, कब कब ट्रिगर करोगे, जब जब तुम्हारा यूआरएल चेंज होगा, जब जब इस हुक को कॉल किया जाएगा। कस्टम हुक, कस्टम मतलब जो मैंने खुद से बनाया, जब जब उस यूआरएल नया इसको पास करोगे तब तब इसके अंदर जो लॉजिक है उसको चेंज करो। सबसे पहले सेट माय लोडिंग टू ट्रू,
बिकॉज अब लोडिंग ट्रू होगी जब तक वो चलेगा। उसके बाद मेरे पास उसी यूआरएल पे एक फेच करो, गेट मेथड करो, है ना। तो जब फेच किया तो वहां से सिंपली डॉट देन करोगे। आप सबको पता होगा जब हम यूआरएल पे फेच करते हैं हमें प्रॉमिस चेनिंग करनी पड़ती है। पहले प्रॉमिस में मुझे रेस्पॉन्स मिलेगा और उसी रेस्पॉन्स को मैं डॉट जेसन के अंदर इंप्लीमेंट करके रिटर्न करूंगा। फिर यहां पे मुझे पता है ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो इस प्रॉमिस को भी मैं रिजॉल्व करता हूं और यहां से मुझे क्या मिलेगा, एक जेसन डेटा। अब जब जेसन डेटा मिला तो उसके बाद मुझे मल्टीपल चीजों को अपडेट करना है। पहले तो सेट डेटा को अपडेट करो उस जेसन डेटा के साथ, और दूसरा मेरे पास जो लोडिंग है उसको कर दो फॉल्स, क्योंकि अब डेटा लोड हो गया तो अब उसको मैं फॉल्स करूंगा। ये हो गया मेरे पास सिंपल चीज है। क्या है, अच्छा सॉरी ब्रैकेट मिस हो गया, सेट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। एंड उसके बाद अगर ये किसी वजह से नहीं कर पाया तो उस केस में तुम कैच को कॉल करोगे जहां पे तुम्हें एरर मिलेगा, और यहां पे सबसे पहली चीज तुम अपने सेट एरर को सेट करोगे विद माई ERR डॉट मैसेज लाइक दिस, है ना। और उसके बाद मेरा जो लोडिंग है उसको फिर से फॉल्स करोगे, क्योंकि यहां पे भी अपने लोडिंग को फॉल्स करना है। नाउ इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर कस्टम हुक, वी ऑल कैन क्लियरली एग्री एंड अंडरस्टैंड हियर कि मेरे पास ये जो पूरा का पूरा कस्टम हुक है इसका एक ही इंटेंशन है, और वो इंटेंशन ये है कि मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू, लॉजिक सेपरेट किया, लॉजिक आइसोलेट किया, और इसको मैं आप कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में कॉल करूंगा विद द डायनेमिक यूआरएल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास एक एपीआई मैंने रखी है यहां पे, जेसन प्लेस होल्डर डॉट आईपी कोड डॉट कॉम स्लैश यूजर्स। जब भी आप इस एपीआई पे रिक्वेस्ट करते हो ना, आपको एक एरे मिलती है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और उस एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको यूजर्स मिलते हैं, दैट्स इट। तो मैं इसी को यूज करूंगा और इसी का एक यूजर लिस्ट डिस्प्ले कराऊंगा। तो कंपोनेंट्स पे चलते हैं और मैं यहां पे डिफाइन करूंगा यूजर लिस्ट डॉट JSX। वाई JSX? बिकॉज ये एक एपीआई सॉरी एक कंपोनेंट है। अब मुझे यहां पे तीन चीजें चाहिए, डेटा, एरर और लोडिंग, तो उसी चीज को मैं लाऊंगा। सो कांस्टेंट माई डेटा, comma my loading, comma my error, and then in this case use my API, use fetch, और जिसको तुम पास करोगे कुछ API like this, तो इस कंपोनेंट में ये वाली API पास करो, दूसरे कंपोनेंट में वो वाली API पास करो, तीसरी कंपोनेंट में वो वाली API पास करो, और आपका लॉजिक एक ही बार डिफाइन हो गया और हर किसी कंपोनेंट के लिए अपनी स्टेट्स डिफाइन हो रही है, राइट। और अब अगर मैं चाहूं मैं सिंपली इसमें ये लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास इस केस में लोडिंग ट्रू है, अगर लोडिंग ट्रू है तो उस केस में तुम रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, मेरा पी टैग, और वो पी टैग लोडिंग दिखाएगा। तो जब तक लोडिंग ट्रू है तब तक लोडिंग दिखाओ। उसके बाद मेरे पास यहां पे अगर मेरा एरर ट्रू है तो उस केस में तुम रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, मेरा पी टैग जिसमें तुम एरर को दिखाओगे। क्या है मेरे पास एरर, वो है एरर स्टेट। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं है तो उस केस में मेरा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाओ, और उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में मेरा जो डेटा है उस पे तुम मैप करो, क्योंकि मुझे पता है इस एपीआई के रिस्पॉन्स एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें एरे जाएगा, और उसमें तुम्हें एक सिंपल यूजर मिलेगा। एंड फाइनली यहां पे तुम क्या करोगे, तुम रिटर्न कराओगे। क्या करोगे, एक लिस्ट आइटम को, जिस लिस्ट आइटम में तुम्हें उसी यूजर का नाम डिस्प्ले कराना है। और हमें पता है सिंस यहां पे की एट्रीब्यूट होगा, क्यों की एट्रीब्यूट होगा, बिकॉज हमने मैप मेथड को यूज किया, तो मैं यूजर डॉट आईडी को डिफाइन करूंगा। बिकॉज अगर आप जाओगे यहां पे तो यूजर डॉट नेम है, यूजर डॉट आईडी, ये आप पास कर सकते हो। एंड नाउ इफ आई गो टू माई VS कोड हियर और अपने app.jsx में जाऊंगा, एंड नाउ इफ आई सिंपली कॉल माई यूजर लिस्ट लाइक दिस, और अब मैं अपने आउटपुट पे जाऊंगा, यू कैन क्लियरली सी मेरे पास वो सारे के सारे यूजर्स आ गए। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इज कि जब हम कस्टम हुक्स को यूज करते हैं, हमारा इंटेंशन होता है कि हम अपने लॉजिक को रीयूज कर सकें। एंड रिमेंबर, इट मस्ट स्टार्ट विद यूज, कैन कॉल अदर हुक्स इनसाइड, ओनली कॉल एट द टॉप लेवल। जिस तरह से यूज स्टेट को टॉप लेवल पे यूज करते हैं, इसको भी कॉल करो। और हर किसी कंपोनेंट को अपनी स्टेट मिलती है। टू कंपोनेंट्स यूजिंग द सेम कस्टम हुक डू नॉट शेयर स्टेट, ईच गेट्स एन आइसोलेटेड कॉपी। ठीक है ना, आई होप ये समझ आ गई। यही सेम एग्जांपल मैंने दिखाई, आप देख लेना। और इसी तरह से कुछ और कस्टम हुक्स यहां पे हैं जिनको आप खुद से ट्राई करोगे, बट आई होप इट मेक्स कंप्लीट सेंस। अब चलते हैं हमारे आज के इस सेशन के दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी तो जावास्क्रिप्ट में आप एक कंसेप्ट पढ़ते हो जिसका नाम है
हायर ऑर्डर फंक्शंस। क्या होते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस? ऐसे फंक्शंस जो किसी और फंक्शन को रिटर्न करते हैं, या ऐसे फंक्शंस जो एक फंक्शन को एज एन इनपुट आर्ग्यूमेंट लेते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद उसको इनहेंस करके कुछ कर देते हैं रिटर्न में। सेम डिफिनेशन यहां पे भी है कि मेरे पास एक फंक्शन है, उस नॉर्मल फंक्शन को एक कंपोनेंट जो रिएक्ट का कंपोनेंट है वो एज एन इनपुट मिल जाता है, और ये जो फंक्शन है उस इनपुट वाले कंपोनेंट पे कुछ चीजें चेंज करके आपको इनहैंस्ड कंपोनेंट देता है। सो एन हायर ऑर्डर कंपोनेंट इज अ फंक्शन दैट टेक्स अ कंपोनेंट एज इनपुट and returns a new enhanced component. It is a pattern for reusing component logic without changing the original component. Pattern reuse logic ये आप खुद से पढ़ोगे। चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल, मैं अपने कंपोनेंट्स में जाता हूं और इसी कंपोनेंट्स के अंदर एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट को डिफाइन करता हूं। एंड एज आई सेड कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स वो फंक्शन होती है जो एक कंपोनेंट को एज इनपुट आर्ग्यूमेंट लेती है, उसके बाद रिटर्न उसी का अपडेटेड वर्जन करती है, उसी इनपुट का अपडेटेड वर्जन इनहैंस्ड कंपोनेंट करती है। तो मैं यहां पे अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक फाइल बनाता हूं जिसका नाम होगा लेट्स सपोज विद लॉगर डॉट जेएसएक्स, और आपको इसी एग्जांपल से सारा समझ आ जाएगा। अब ये जो विद लॉगर है, ये कुछ इस तरह से मैंने एक फंक्शन बनाया विद लॉगर लाइक दिस, और ये एक इनपुट लेता है। लेट्स सपोज जो भी इसके अंदर रैप होगा उसका मैं नाम दूंगा रैपिड कंपोनेंट, ठीक है ना। ये विद लॉगर कंपोनेंट क्या करता है? ये सिंपली लॉग करता है एवरी रेंडर टू कंसोल। अब यहां पे ये एक फंक्शन को रिटर्न करेगा, तो मैं एक और फंक्शन को डिफाइन करता हूं जिसका नाम है लेट्स सपोज लॉगड कंपोनेंट लाइक दिस, और उसके बाद फाइनली एट द एंड ये इसी लॉगड कंपोनेंट को रिटर्न करता है, तो लॉगड कंपोनेंट को रिटर्न करता है। सो यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ कि मेरे पास ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एक और फंक्शन को रिटर्न करता है। ऑल्दो अभी इनपुट पे कोई चेंज किया नहीं, तो वो इनपुट पे जो चेंज करेगा वो ये फंक्शन करेगा। तो हमें पता है ये किस पे चेंज करेगा, इसको मिलेंगे प्रॉप्स उस कंपोनेंट के बढ़िया तरीके से। एंड देन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड सिंपली वांटेड टू कंसोल एवरी रेंडर, तो मुझे उस कंपोनेंट का, उस प्रॉप का, उस कंपोनेंट का नाम दे दो और कुछ नहीं। तो मैं यहां पे इसको बोलूंगा तुम डिस्प्ले कराओ रेंडरिंग। व्हाट आर वी रेंडरिंग? वी आर रेंडरिंग डॉलर एंड कर्ली ब्रेस में वो जो मेरा रैपिड कंपोनेंट है उसी का नाम, नॉट नज्म बट नाम। एंड देन फाइनली उसके बाद प्रिंट कराओ क्या? मेरे पास प्रॉप्स। तो मैं यहां पे चलता हूं और कंसोल करो मेरे प्रॉप्स, और उसके साथ साथ तुम फाइनली यहां से जो रिटर्न कराओगे वो रिटर्न उसी रैपिड कंपोनेंट को करोगे लाइक दिस, और उसके साथ साथ उसके जितने भी प्रॉप्स हैं उनको डिस्ट्रक्चर करोगे ऐसे। सो नाउ इफ यू लुक एट दिस स्मॉल कोड ना, वी कैन ऑल क्लियरली एग्री कि हमारा जो इंटेंशन है, मैंने जिस तरह से इसको यहां पे लिखा वो एक कंपोनेंट को जिस तरह से कॉल करते हैं वैसे ही कंपोनेंट को कॉल किया। तो इसका मतलब है ये एक कंपोनेंट है जो जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा इस कंपोनेंट को वैसे ही पास करूंगा। एंड फाइनली मैं एक्सपोर्ट करूंगा डिफॉल्ट किसको? मेरे पास विद लॉगर को। तो मैंने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया विद लॉगर को। सिंपल है ना? हो गया मेरे पास। अब चलो आगे चलते हैं और अब समझो, अब मैं एक कंपोनेंट बनाता हूं जिसको मैं एज एन इनपुट इस विद लॉगर को दूंगा। तो मैं यहां पे चलता हूं एंड लेट्स सपोज आई विल सिंपली गो क्रिएट अ कार्ड विद यूजर कार्ड डॉट जेएसएक्स, और इस कार्ड के अंदर लेट्स सपोज ये दो प्रॉप्स लेता है और कुछ नहीं। नंबर वन इज नेम और दूसरा मेरे पास है ईमेल। एंड देन फाइनली व्हाट इट इज डूइंग इज इट्स डिस्प्लेइंग माय नेम लाइक दिस। तो यहां पे ये नाम को डिस्प्ले कराता है और कुछ नहीं, और उसके साथ साथ मेरे पास मेरा जो ईमेल है उसको भी डिस्प्ले कराता है। तो जब भी मैं इस कंपोनेंट को कॉल करूंगा मैं दो प्रॉप्स इसको दूंगा, एक है नाम दूसरा ईमेल, और वही ये देता है। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस यूजर कार्ड का इस विद लॉगर के साथ कोई कनेक्शन है नहीं। लेकिन अब एक छोटी सी चीज मैं करूंगा, मैं इस यूजर कार्ड को ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसको बोलूंगा तुम इसका नाम रखो विद लॉगर, और विद लॉगर को यूजर कार्ड मेरा पास करो लाइक दिस। तो अगर आप देखोगे इसने क्या इंपोर्ट किया? विद लॉगर। तो इसने इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को इंपोर्ट किया यहां पे और इसको पास किया यूजर कार्ड। तो ये एक फंक्शन है, तो ऑटोमेटिकली जो रैपिड कंपोनेंट ये यूजर कार्ड बन गया। उस यूजर कार्ड का नाम दो मुझे, उसके जो प्रॉप्स हैं उनको रखो और फिर उसी को रिटर्न करो। तो इवेंचुअली मैं उसी यूजर कार्ड को ही रिटर्न कर रहा हूं,
लेकिन उसके प्रॉप्स के साथ और कंसोल के साथ, बस दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। एंड नाउ आई विल सिंपली गो टू माय app.jsx और यहां पे इसको मैं रिमूव करता हूं अपने, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस, इसको भी रिमूव करता हूं और मैं इसको app.jsx में पेस्ट कर लेता हूं। एंड नाउ आई विल सिंपली गो हियर RFCE और मैं इस केस में अपने उसी यूजर कार्ड को कॉल करूंगा। सो लेट मी सिंपली कॉल माय यूजर कार्ड कंपोनेंट लाइक दिस। लेकिन मुझे पता है यूजर कार्ड पे दो प्रॉप्स डिफाइंड, इफ यू रिमेंबर कौन कौन सा प्रॉप है, नेम है और ईमेल, और उसी चीज को मैं लिखूंगा। तो मैं यहां पे चलूंगा नेम इज इक्वल, लेट सपोज माय नेम इज अदफर, नॉट सपोज बट इट इज राइट, और मैं ईमेल दूंगा और ईमेल क्या होगा, अदफर, ईमेल होगा मेरे पास adfar@gmail.com। and now if I go to the output and if I try to open my React application, this is not my React application, this is, so if I refresh it, although there is some issue, let's see क्या issue है, कुछ import गलत हो गया होगा। It says wrapped component is used incorrect casing, use Pascal case for React components। ये बता रहे हैं आपने क्या काम किया, आपने जो wrapped component as an argument पास किया उसका जो केस वाला चीज है वो गलत है, तो आपको सिंपली करना पड़ेगा पास्कल केस, W कैपिटल, क्योंकि रिएक्ट वही चीज करता है, रैपिड कंपोनेंट लाइक दिस, बस हो गया। और अब चलते हैं आउटपुट पे, रिफ्रेश करता हूं मैं। नाउ इट सेज अनकॉट रैपिड कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स नाउ रैपिड कंपोनेंट इज नॉट डिफाइंड, कहां पे वो देखते हैं, मैं कंसोल पे चलता हूं, इज नॉट डिफाइंड एट लॉग्ड कंपोनेंट विद locker.jsx। अब ये रहा, तो मैं इसको करता हूं W कैपिटल ऐसे। तो now if I go here and if I try to refresh my page, we can clearly see name for email, but उसके साथ साथ ये मेरा जो every render है वो उसको कंसोल भी करता है। So this is what we mean by higher order component in our case, nothing else. I hope this makes sense. तो ये मेरा है higher order component, क्यों? क्योंकि मैंने एक component बनाया जो आर्ग्यूमेंट लेता है एक और कंपोनेंट, उसका अपडेटेड वर्जन रिटर्न करता है, बस और कुछ नहीं, इनहैंस्ड वर्जन रिटर्न करता है, वो होता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। चलो एक और हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाते हैं, मैं यहां पे चलता हूं एंड इन दिस केस आई विल सिंपली यूज, लेट्स सपोज मैं एक यू नो व्हाट इज नोन एज हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाता हूं, लेट्स सपोज विद ऑथ, जो एग्जांपल मेरे पीपीटी में है भी, तो मैं यहां पे लिखता हूं विद ऑथ डॉट JSX। सिमिलर पैटर्न यहां पे भी होगा कि मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा विद ऑथ, और उसके अंदर मेरे पास एक कंपोनेंट जाएगा आर्गुमेंट रैपिड कंपोनेंट, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एंड फाइनली मेरे अंदर, इसके अंदर मैं एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा, लेट्स सपोज उस फंक्शन का नाम है ऑथ गॉड, कुछ इस तरह से, एंड ये सिंपली लेता है सारे के सारे उस कंपोनेंट के प्रॉप्स, डन। और उसके बाद यहां पे कुछ इनहैंसमेंट होगी। अब इससे पहले तो हमने सिंपली कंसोल किया, अब यहां पे थोड़ा सा कुछ और करते हैं। मैं डिफाइन करता हूं एक वेरिएबल, मैं चाहता हूं कि मेरा जो यूजर है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, लॉग्ड इन है या नहीं, तो मैं एक डिफाइन करता हूं इज लॉग्ड इन, और उसको मैं रीड करता हूं अपने लोकल स्टोरेज से। तो लेट्स सपोज कि मेरे लोकल स्टोरेज में एक आइटम है जिसका नाम है टोकन, तो अगर टोकन वहां पे उसको इस वेरिएबल में डालो। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो टोकन होगा नहीं या तो होगा। तो इफ इट इज नॉट देयर, इन दैट पर्टिकुलर केस आई वुड वांट यू टू रिटर्न ए p टैग, जिसमें तुम सिंपली बोलोगे दैट यू मस्ट बी लॉग्ड इन टू, लेट्स सपोज विव दिस सोर्स और पेज। बट अब अगर ये ट्रू है, इन दैट पर्टिकुलर केस आप अपने रैपिड कंपोनेंट को पास्कल केस में एक्सेस करोगे, तब जाके उसको एक्सेस करोगे। नाउ दिस इज इनहैंस्ड वर्जन। यहां पे आपको एक क्लियर एग्जांपल मिल गई होगी कि एक्चुअली में हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का यूसेज क्या है। तो यहां पे एक इनपुट मिल रहा है कंपोनेंट, वो तभी जाके आउटपुट में दिखेगा जब इज लॉग्ड इन ट्रू होगा, अदरवाइज वो इस चीज को रिटर्न करेगा। सिंपल है और कुछ नहीं। एंड फाइनली मैं रिटर्न कराता हूं अपने ऑथ गार्ड को, और उसके साथ साथ मैं एक्सपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट मेरे पास किसको, जो मेरा विद ऑथ है उसको मैं एक्सपोर्ट करता हूं, बस मसला खत्म। उसके बाद मैं इसको एक इनपुट चाहिए, तो उस कंपोनेंट को डिफाइन करता हूं। तो मैं यहां पे चलता हूं एंड लेट मी इंपोर्ट माय dashboard.jsx, एक कंपोनेंट बनाता हूं dashboard.jsx, एंड आई विल सिंपली से RFC कुछ इस तरह से, और इसके अंदर सिंपली आई विल जस्ट ट्राई टू डिस्प्ले ए डैशबोर्ड। जो मेरा होगा p टैग, उसमें होगा वेलकम टू द डैशबोर्ड लाइक दिस, and then I will simply have, let's suppose, an h1 tag, and that will say
you are logged in like this। एंड फिर मैं इसको ऐसे एक्सपोर्ट नहीं करूंगा जिस तरह से मैंने इससे पहले एक्सपोर्ट किया था, एग्जैक्टली डिटो वैसे ही एक्सपोर्ट करूंगा। तो मैं यहां पे कॉल करता हूं विद ऑथ को, है ना, कुछ इस तरह से विद ऑथ को कॉल किया और मैंने पास किया अपना डैशबोर्ड लाइक दिस। और सिंस डैशबोर्ड पास किया तो यहां से ये वाला कंपोनेंट ही एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन हायर ऑर्डर कंपोनेंट के पर्सपेक्टिव से। क्यों? बिकॉज हम सबको समझना है कि यहां पे डैशबोर्ड एज ए इनपुट जा रहा है। तो अब अगर मैं अपने app.jsx पे जाऊंगा, so if I now go to my app.jsx, यहां पे I will simply go call my dashboard like this। और अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, if I go to my output, let me quit this, and if I refresh this, you can clearly see it says you must be logged in to view this page। तो एक चीज करते हैं, मैं यहां पे करता हूं काम इस ऐप में, आई विल सिंपली टेल इट लोकल स्टोरेज पे एक सेट आइटम करो और उस सेट आइटम का नाम रखो टोकन, एंड देन उसका जो वैल्यू है वो रखो हेलो। एंड नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, यू कैन क्लियरली सी इसने एक टोकन सेट कर दिया। अभी वेलकम टू डैशबोर्ड बोल रहा है एंड यू आर लॉग्ड इन। सिंपल चीज है। एंड नाउ इफ आई सिंपली गो एंड रिमूव दिस, लेट मी सिंपली रिमूव दिस, और मैं एक चीज करता हूं, आई विल सिंपली गो एंड से लॉग इन, बटन एक क्रिएट करता हूं BUTTO एंड बटन, और उस बटन पे आई विल सिंपली से लॉग इन, है ना, और उस लॉग इन पे ऑन क्लिक आई विल सिंपली गो एंड ट्राई टू कॉल माई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, कुछ इस तरह से, है ना, और इस सेट आइटम से मैं अपना टोकन क्रिएट करूंगा और उस टोकन पे आई विल सिंपली गो एंड से हेलो, कुछ वैल्यू सेट करते हैं। उसी तरह से मैं अपना console.log करता हूं और मैं यहां पे लॉग आउट कर लेता हूं। सो लेट मी सिंपली हैव लॉग आउट, और मैं सेट आइटम की जगह पे रिमूव आइटम करूंगा और यहां पे सिंपली इसको बोलूंगा टोकन आइटम को रिमूव करो लाइक दिस। सो वी हैव a simple button here जो हमें ये चीज अलाउ करेगा। So if I refresh my page log out, although ये शायद रिमूव हो नहीं रहा है, let's see that। तो एप्लीकेशन में चलते हैं, लोकल स्टोरेज पे चलते हैं और मेरा टोकन तो है, अच्छा वहां पे आई थिंक, हाँ ठीक है चल गया। So if I refresh this, आप देखो हो गया, लॉग इन करो, although state since अपडेट नहीं हो रही है तो ये री रेंडर नहीं कर रहा, इसलिए वजह से विजिबल नहीं है, बट अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने ये आ गया। So this is what we mean by higher order components। तो हायर ऑर्डर कंपोनेंट सिंपली एक कंपोनेंट है जो इनपुट लेता है एक कंपोनेंट, उसका इनहैंस्ड वर्जन रिटर्न करता है, बस मसला खत्म और कुछ नहीं। और यहां पे मैंने आप सबको दिखाया भी कि किस तरह से हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। तो कस्टम हुक क्या होता है? डेटा प्लस फंक्शंस रिटर्न करते हैं। यूज व्हेन, जब आपको स्टेटफुल लॉजिक शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स में। सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है। कंपोजिबिलिटी कुछ वेरी इजी टू कंपोज है। रिएक्ट डेव टूल्स में शोज एंड हुक्स इंस्पेक्टर में, मॉडर्न रिएक्ट में प्रेफर्ड अप्रोच है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स, एक नया कंपोनेंट आप बनाते हो, नया कंपोनेंट रिटर्न करते हो। रैपिंग द JSX स्ट्रक्चर फंक्शन विद समथिंग कैन कॉज रैपर हेल, एक्स्ट्रा रैपर लेयर विजिबल, यूज ओनली व्हेन ट्रूली नीडेड। और आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम्स 98% ऑफ टाइम जब आप रिएक्ट एप्लीकेशंस बनाते हो ना, आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को ज्यादा यूज नहीं करते हो, बट सिंस इंटरव्यू में पूछा जाता है इसीलिए मैंने आप सबको ये चीज पढ़ाई। तो अब आप अपने साइड से कुछ हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाओगे विद लोडर, विद लॉगर, विद थीम, आपका ये होमवर्क है। अब चलते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे जो आज के इस पूरे सेशन का मेन एजेंडा है, दैट इज रिएक्ट 19 के नए हुक्स, जिसमें हम 4 हुक्स को पढ़ेंगे: यूज ट्रांजिशन, यूज ऑप्टिमिस्टिक, यूज एक्शन स्टेट एंड यूज फॉर्म स्टेटस। तो चलिए समझते हैं पहला हुक। पहले हुक को डिस्कस करने से पहले आप सबको समझना यह है कि जब रिएक्ट 19 वर्जन आया तो उसने हमें काफी सारे कंसेप्ट्स दिए। उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया वो था एक्शंस का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्शंस कुछ नहीं बल्कि एक एसिंक फंक्शंस होते हैं जिनको यूज करके आप स्टेट के ट्रांजिशंस को संभाल सकते हो, फॉर्म सबमिशंस को संभाल सकते हो और सर्वर इंटरेक्शंस को संभाल सकते हो। और इसी के रिलेटेड हमारे पास रिएक्ट 19 ने 4 नए हुक्स दिए। पहला था यूज ट्रांजिशन का, दूसरा था यूज ऑप्टिमिस्टिक, तीसरा था यूज एक्शन स्टेट एंड फोर्थ इज आवर यूज फॉर्म स्टेटस। और इन्हीं हुक्स को अब पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहला हुक जो हमारे पास है दैट इज यूज ट्रांजिशन। यूज ट्रांजिशन हुक लेट्स यू मार्क सर्टेन स्टेट अपडेट्स एज नॉन अर्जेंट। React keeps the UI interactive and only applies a deferred update when it has superior time। मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब क्या है अंग्रेजी में, अब मैं इंग्लिश में बताता हूं। लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट पे हो, मैं हूं एक वेबसाइट पे,
जिसका नाम है amazon.in। अब इस amazon.in में मैं चला गया और यहां पे लेट्स सपोज आपके सामने एक सर्च फील्ड है। इस सर्च फील्ड के अंदर मैं लिखूंगा L। अब जब मैंने L लिखा ना, तो इसको कितना ज्यादा डेटा आइटम्स के अंदर फिल्टर करना होगा। मैं लिखूंगा APTOP, लैपटॉप। अब यहां पे दो चीजें हो रही हैं। एक, ये जो इनपुट फील्ड है इसके अंदर मैं क्या लिख रहा हूं ये उसको ट्रैक करता है, क्या लिख रहा हूं उसका वैल्यू कैच करता है, सेव करता है। दूसरी चीज फिल्टरिंग करता है बहुत बड़े डेटा सेट में। और ये दोनों चीजें साथ में करना रिएक्ट बताता है मत करो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि तुम इनपुट फील्ड में जो लिख रहे हो उसको कैच करो और बिहाइंड द सीन्स तुम फिल्टर करो आराम से, कोई इशू नहीं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यूज ट्रांजिशन हुक डज। सो इट सिंपली मार्क्स सम सर्टेन स्टेट अपडेट्स, कुछ स्टेट अपडेट्स को ये नॉन अर्जेंट बताता है कि फिल्टर करना, वो वाला जो स्टेट अपडेट है वो नॉन अर्जेंट है, बाद में करो, उसको डेफर करो अभी के लिए। लेकिन जो इमीडिएटली मुझे चाहिए, लाइक इनपुट, टाइपिंग इन दिस इनपुट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफर द नॉन अर्जेंट वंस, फिल्टरिंग द इनपुट, फिल्टरिंग फ्रॉम द ह्यूज लिस्ट, उसको डेफर करो। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हैवी काम है वो बिहाइंड द सीन होगा और मेरा यूआई फ्रीज नहीं होगा। मैं यहां पे जो भी लिखूंगा ये इसको इमीडिएटली कर रहा है और बिहाइंड द सीन्स फिल्टर कर रहा है और फाइनली मुझे एक आउटपुट दे देगा। तो व्हेन यू टाइप इन ए सर्च बॉक्स एंड द result has to filter through 10,000 items, React will simply try to do both at the same time। अगर हम यूज ट्रांजिशन को नहीं करेंगे, ये इनपुट को अपडेट करेगा, उसी के साथ साथ लिस्ट के थ्रू फिल्टर भी करेगा। अब बोलता है कि ट्रांजिशन आप यूज करो, ताकि क्या करोगे, आप रिएक्ट को बताओगे कि इनपुट का जो अपडेट है वो अर्जेंट है, जो लिस्ट का अपडेट है वो वेट कर सकता है, उसको तुम बाद में कर सको, ताकि मेरा जो यूआई है वो लैगी फील ना कर सकें। और विदाउट दिस यूज रेंडर द इनपुट माइट फील समटाइम्स लिटिल बिट लैगी, बिकॉज बहुत बड़ा लिस्ट है और जितना तुम लिस्ट को फिल्टर करोगे उतना री रेंडरिंग होगी, और अगर उतनी री रेंडरिंग होगी तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो वही चीज मेरे पास यूज ट्रांजिशन करता है। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूं। उसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। सिंटेक्स कुछ इस तरह से, that I have a state known as, a hook known as use transition, और ये दो चीजें रिटर्न करता है एक एरे की शेप में। पहला है is pending, दूसरा है start transition। is pending क्या है, ये एक बूलियन वैल्यू है, ये तो या ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ये ट्रू तब बन जाता है जब तक मेरा जो डेफर्ड काम है, डेफर्ड अपडेट, जिसको मैंने स्टार्ट ट्रांजिशन के थ्रू डेफर किया होगा, जब तक वो डेफर्ड प्रोसेस में चल रहा होगा, काम कर रहा होगा, तब तक मेरा ये जो इज पेंडिंग है ट्रू बनेगा। तो अगर हो सकता है आपको दिखाना, लेट्स सपोज मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूं। आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक फिल्टर करना है यही लिस्ट। तो आप क्या करोगे, आप इज पेंडिंग ये तब तक ट्रू है जब तक वो फिल्टर कर रहा है। तो जब तक वो फिल्टर कर रहा है आप एक मैसेज दिखाओ फिल्टरिंग, सिंपल है। और जैसे ही वो हो गया इज पेंडिंग फॉल्स हो गया, आप लिस्ट दिखाओ। दिस इज व्हाट यूज ट्रांजिशन डज। So use transition is pending is true while the transition is running। जब तक वो ऑपरेशन डेफर वाला ऑपरेशन चल रहा है तब तक मेरे पास use transition चल रहा है। Think of it like priority। Urgent updates typing go first, non-urgent updates filtering 10,000 rows go second। Is pending is true while the deferred update is still being processed। Use it to show a signal or loading message। अब इसको हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि हम अच्छे से इसको क्रिएट कर पाए। मैं यहां पे कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूं और कंपोनेंट्स के अंदर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं जिसका नाम होगा, लेट्स सपोज एक बहुत ही बड़ा सर्च लिस्ट बना देता हूं मैं, सर्च लिस्ट डॉट JSX। अब इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए मैं फेक 10,000 आइटम्स वाली एक एरे बनाऊंगा। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं लिखूंगा कांस्टेंट एंड आई विल सिंपली से माय ऑल आइटम्स जिनके थ्रू फिल्टर करना है इज इक्वल्स, एंड मैं एक एरे का कंस्ट्रक्टर यूज करूंगा, उसको बोलूंगा कि तुम एक एरे बनाओ। कहां से बनाओगे, जिसका सबसे पहला आर्गुमेंट होगा लेंथ। इसकी लेंथ क्या होगी, लेंथ होगी मेरे पास 10,000, तो 10,000 आइटम्स। दूसरा मेरे पास कॉल बैक फंक्शन जाता है
उसमें क्या क्या जाना चाहिए। पहला आर्ग्यूमेंट मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको एम्प्टी रखूंगा, दूसरा है इंडेक्स, और उसके बाद तुम इसको बोलोगे सिंपली रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, मेरे पास रिटर्न करोगे ऑल्दो। अच्छा, इसको मैंने इसके अंदर ही लिख लिया। मैं कंट्रोल एक्स करता हूं, कॉमा के बाद इसको डाल देता हूं, और यहां पे तुम सिंपली इसको बोलोगे कि तुम लिखो हर कोई एरे का वैल्यू एरे $i+1। तो मेरे पास यहां पे क्या चलेगा, ये एक लूप स्टार्ट करेगा 10,000 टाइम्स, और उसके बाद जो हर किसी आइटम का इंडेक्स है उसको 1 करेगा। तो मेरी एक एरे बनेगी जिसके अंदर आइटम्स आएंगे, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5, अप टिल एरे 10,000, आइटम 10,000। तो मैंने एक बहुत बड़ी लिस्ट बना ली। उसके बाद मैं अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं। लेट मी रिमूव दिस, क्योंकि टॉप लेवल पे होना चाहिए और अभी इसका रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। बन गया। अब इसके अंदर क्या करूंगा, मुझे फिल्टर करना है अपने डेटा को, तो मैं यहां पे चलूंगा और इनपुट का एक आइटम बनाऊंगा। अब इस इनपुट को कंट्रोल करने के लिए मुझे स्टेट चाहिए, तो मैं एक स्टेट को डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा क्वेरी, कॉमा सेट क्वेरी लाइक दिस, है ना। एंड देन दिस विल बी इक्वल्स टू यूज स्टेट, एंड बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा, ये मेरे पास होगा एम्प्टी लाइक दिस। डन है। ये कहां पे जाएगा, इसका वैल्यू जाएगा इनपुट फील्ड पे, और जो भी मैं इनपुट में टाइप करूंगा वो क्वेरी में जाएगा। दूसरा, मेरे पास मुझे जो रिजल्ट्स दिखाने हैं 10,000 आइटम्स, उसके लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा। सो लेट मी सिंपली गो एंड डिफाइन अ वेरिएबल नोन एज रिजल्ट, और उसके बाद इसका जो सेट रिजल्ट है, तो रिजल्ट्स कॉमा सेट माई रिजल्ट्स लाइक दिस विद आर कैपिटल, ओके, इज इक्वल्स यूज स्टेट, और इनिशियलाइज मैं इसको करूंगा किससे, मेरे सारे के सारे आइटम से। तो ये जो 10,000 वाली एरे है ये कहां पे जाएगी, रिजल्ट्स पे। अब सिंस मुझे ट्रांजिशन यूज करना है, तो ट्रांजिशन का सिंटेक्स काफी सिंपल है। पहला आर्गुमेंट होता है इज पेंडिंग, जो कि मतलब एक बूलियन वैल्यू होगा, आप नाम कुछ भी दो, इज पेंडिंग है। दूसरा मेरे पास है स्टार्ट ट्रांजिशन। ये स्टार्ट ट्रांजिशन जो है ना, ये एक फंक्शन होता है जिसके अंदर लॉजिक एग्जीक्यूट होगा। तो बेसिकली इसके अंदर वो लॉजिक जाएगा जिसको मैं डिफर कराना चाहता हूं, और यहां पे मैं एक हुक को यूज करूंगा जिसका नाम है यूज ट्रांजिशन। तो जैसे मैंने यूज ट्रांजिशन इंपोर्ट किया, आप देखोगे ये रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया बढ़िया तरीके से, इसका इनिशियल वैल्यू नहीं जाता है, तो यहां पे मेरे पास ट्रांजिशन आ गया, हो गया सिंपल चीज। अब मैं क्या काम करना चाहता हूं, उस चीज को समझोगे आप। मैं चाहता हूं कि मैं अपने इस इनपुट फील्ड में कुछ सर्च करूं, और जैसे ही मैं सर्च करूंगा उसका वो रिजल्ट दिखाएगा, बस यही चाहता हूं मैं। तो मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया, और इस इनपुट फील्ड को मैं इस क्वेरी के साथ लिंक करता हूं। सो लेट मी सिंपली गो एंड डिफाइन माय वैल्यू इज इक्वल्स टू क्वेरी, सिंपल एज दैट। और उसके बाद मैं यहां पे, आप सबको पता होगा, ऑन चेंज इवेंट यूज करूंगा, जिसमें मेरे पास मैं इसको बोलूंगा सेट क्वेरी विद ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड ई को मैं एज यहां पे डिफाइन करूंगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, एंड लेट मी डिफाइन माई ई ओवर हियर। और उसके साथ साथ आई विल सिंपली गो एंड लेट सपोज गिव इट अ प्लेस होल्डर एज वेल, जिसमें मैं सिंपली लूंगा कि मुझे अपने आइटम्स को सर्च करना है। तो जिन भी आइटम्स को तुम सर्च कर रहे हो उनका वैल्यू मैं दूंगा इस इनपुट फील्ड में, सबमिट पे क्लिक करूंगा और ये मुझे वो वैल्यू दे देगा। तो जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं वैसे वैसे तुम इसको सर्च करो। अब यहां पे एक चीज है, एक चीज जो मैंने डिलिबरेटली यहां पे डायरेक्टली लिखी, ऑल्दो मुझे चेंज करनी है। इस वक्त अगर मैं चाहूं तो मैं यहां पे एक बटन बनाऊंगा, और उस बटन पे क्या होगा कि मुझे ये फिल्टर करना चाहिए मेरी लिस्ट ऑफ आइटम्स, और मुझे आउटपुट पे दिखाना चाहिए दिस इज व्हाट आई वांट। लेकिन मुझे एक और चीज करनी है, मुझे बटन पे उसको डिपेंडेंट नहीं कराना, मुझे टाइपिंग पे उसको डिपेंडेंट कराना है। जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूं वैसे वैसे तुम इस चेंज को ट्रिगर करो। तो वो देखते हैं। तो मैं इंस्टेड ऑफ हैंडल चेंज को डायरेक्टली ऐसे कॉल करूं, मैं अपने इस हैंडल चेंज के रिलेटेड एक हैंडल चेंज फंक्शन बना लेता हूं, और इसी के अंदर यूज ट्रांजिशन का आपको आउटपुट भी दिखा दूंगा। तो मैं यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन किया जिसका नाम है मेरे पास हैंडल चेंज, और ये एक आर्ग्यूमेंट लेगा ई लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। सबसे पहली चीज मैं इसको बोलूंगा, आप एक काम करो, आप वैल्यू वेरिएबल को क्रिएट करो और उस वैल्यू में आप ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डालो। क्यों? बिकॉज इसी वैल्यू को यूज करके मैं अपनी क्वेरी को अपडेट करूंगा। सो सेट माई क्वेरी एज वैल्यू, जो मैं यूजुअली ऑन चेंज के अंदर डायरेक्टली करता था वो चीज हो गई। लेकिन अब मैं क्या काम करूंगा, अब मुझे फिल्टर करना है। क्या करना है? फिल्टर करना है। मैं चाहूं तो डायरेक्टली फिल्टर कर सकता हूं, लेकिन वो काफी टाइम लेगा, है ना।
तो ये वाला जो फिल्टरिंग वाला ऑपरेशन है जो हो सकता है मेरे यूआई को लैग कराए, उसको मैं डालूंगा सिंपली अपने स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर। स्टार्ट ट्रांजिशन क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसके अंदर वो लॉजिक लिखते हो जिसको तुम ट्रांजिट कराना चाहते हो। फंक्शन which causes the state updates that can be deferred। जो डेफर हम कर सकते हैं उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस उस पॉइंट पे नहीं है। तो इसके अंदर मैं एक नॉर्मल फंक्शन लिखूंगा लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, और इसके अंदर जाएगा क्या? मेरा स्टेट अपडेट जाएगा। स्टेट अपडेट क्या कराना चाहता हूं मैं? इस रिजल्ट्स को मैं अपडेट कराना चाहता हूं with whatever I am typing inside the state, inside the value e dot target dot value inside the input field। तो सबसे पहली चीज मैं यहां पे एक एरे को बनाता हूं जिसका नाम है filtered is equals, और मैं इसको बोलूंगा जो मेरा ऑल आइटम्स हैं उस ऑल आइटम्स पे तुम फिल्टर करो। क्या करो? फिल्टर करो। किससे फिल्टर करोगे? मेरे पास जब हम फिल्टर करते हैं हमें इसके अंदर एक कॉल बैक होता है, और उस आइटम के अंदर मैं इसको बोलूंगा तुम रिटर्न करो। सिर्फ उन आइटम्स को तुम रिटर्न करोगे, आई थिंक कुछ सिंटेक्स एरर नहीं, उन आइटम्स को तुम रिटर्न करोगे जिन आइटम्स, पहले तो आइटम्स जो भी मेरे पास यहां पे मिलेगा, इससे आइटम मिलेगा, हो सकता है वहां पे देखो आई कैपिटल है, तो पहली चीज तो मैं इसको कन्वर्ट करता हूं लोअर केस में। तो पहले तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट करो, तो लोअर केस हो गया। तो जब लोअर केस में कन्वर्ट किया उसके बाद वो जो फंक्शन है वो देखो कि वो इंक्लूड करता है कि नहीं, वो आइटम इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करता है? वो वैल्यू जो मैं इनपुट फील्ड में दे रहा हूं। तो आप वैल्यू को भी एक काम करते हैं तो लोअर केस कन्वर्ट करते हैं, हो सकता है मैं वहां पे भी कैपिटल केस दूं। तो एक सिंपल, मुझे पता है जब भी मैं एक एरे पे फिल्टर मेथड करता हूं वो एक एरे को ही रिटर्न करता है, एरे ऑफ द आइटम्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। कंडीशन क्या है? कि वो वाले आइटम्स को रिटर्न करना है, वो वाले आइटम्स जो इंक्लूड करते हैं कुछ भी जो तुम वैल्यू एट्रीब्यूट में होता है। वैल्यू एट्रीब्यूट क्या है? ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और वो क्या है? सेट क्वेरी। तो इसका मतलब है जो भी तुम इनपुट फील्ड में लिख रहे हो वो ऑटोमेटिकली यहां पे आएगा, बिकॉज दैट्स व्हाट ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यूज, और उसी वैल्यू अगर वो इंक्लूड हो रहा है आइटम में तो उनको मुझे रिटर्न कराओ, सिंपल एज दैट। एंड देन वंस दिस इज डन, वंस वी हैव दिस, और उसके बाद रिजल्ट्स को तुम अपडेट करो। किससे करोगे अपडेट? मेरे पास फिल्टर्ड से। तो इवेंचुअली हम स्टार्ट ट्रांजिशन में वो वाला स्टेट अपडेट लिखते हैं। तो ट्रांजिशन में स्टेट अपडेट्स ही होते हैं, ट्रांजिशन में स्टेट अपडेट्स ही हमेशा आप देखोगे। लेकिन ये जो स्टेट अपडेट है मैं इसको बोल रहा हूं ये डेफर करो, क्योंकि काफी बड़ी लिस्ट है। तो तुम टाइप करो और जब रिजल्ट आएगा दे दो, सिंपल चीज है। अब यहां पे जब तक ये इस चीज को इंप्लीमेंट करेगा, जब तक ये एक फिल्टर करेगा, तब तक हमें पता है इज पेंडिंग क्या है? ट्रू है। तो मैं इसको इनपुट के बाद सिंपली बोलूंगा आप एक काम करो भाई साहब, जब तक मेरे पास इज पेंडिंग ट्रू है तब तक एंड तब तक तुम मुझे एक पी टैग के अंदर सिंपली बताओ कि मैं अपडेटिंग लिस्ट कर रहा हूं या फिल्टरिंग लिस्ट कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही ये फॉल्स हो गया उसके साथ साथ उसके बाद तुम अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाओ, जिसमें तुम आप क्या करोगे? जिसमें आप करोगे जो मेरी रिजल्ट स्टेट है उसको मैप करोगे। मैप पे आपको एक आइटम मिलेगा, और जैसे ही आइटम मिला उसको तुम रिटर्न कराओगे। किसमें रिटर्न कराओगे? मेरे पास, मैं उसको रिटर्न कराऊंगा सिंपली मेरे लिस्ट आइटम में, और उस लिस्ट आइटम में मेरा जाएगा जो आइटम होगा उस रिजल्ट के अंदर विद द की एज। व्हाट इज द की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मुझे पता है हर कोई आइटम डिफरेंट है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, क्योंकि मैंने खुद आइटम क्रिएट किया तो की भी मैं आइटम ही बनाऊंगा। सिंपल चीज है। देखो क्या हुआ, मैंने एक एरे बनाई बहुत बड़ी, और उनके अंदर मैंने अपने वैल्यूज भी डाले, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 एंड आइटम 10,000। उसके बाद मैंने इनपुट फील्ड बनाया जिसके अंदर जो भी मैं लिखूंगा जैसे जैसे उसमें चेंज होगी वैसे वैसे तुम मेरे पास जो भी मैं लिख रहा हूं उसके रिलेटेड एक फिल्टर करो, उन आइटम्स को मुझे रिटर्न करो। तो जैसे ही मैंने वो किया इस फंक्शन पे जाएगा। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो भी मैं लिख रहा हूं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू उसको ले लो, फिर क्वेरी जो स्टेट है उसमें उस वैल्यू को डालो, तो ऑटोमेटिकली जो भी मैं इसमें लिख रहा हूं वो किस में चला गया? क्वेरी में। उसके बाद एक ट्रांजिशन स्टार्ट करो, इस वाले स्टेट अपडेट को डेफर करो। तो जब तक ये चीज करेगा तब तक इज पेंडिंग ट्रू है, और आप सिंपली फिल्टर करो जो भी मैं उस आइटम वैल्यू इंक्लूड कर रहा है, मसला खत्म। तो अब यहां पे चलते हैं app.jsx में। पहली चीज तो मैं इसको रिमूव करके अपने, पहले तो इन फाइल्स को भी रिमूव करते हैं। लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, लेट मी रिमूव ऑल ऑफ दिस, और यहां पे मैं app.txt पे चलता हूं एंड लेट मी पेस्ट दिस। डन है। और इस app.jsx के अंदर
I will simply go call my search list like this. Like this. And now if I go here, let's go to React app, this one, and let's refresh the page. Right now अगर आप देखोगे ना, हमारे सारे के सारे 10,000 आइटम्स हैं, सारे के सारे आइटम्स हैं. अब मैं चलता हूं अपने इनपुट फील्ड में और देखो ये कैसे काम करेगा. मैं इसमें चलूंगा एंड मैं लिखूंगा आइटम. लेकिन जैसे ही मैंने आइटम लिखा ना, उसने वो जब तक वो लॉजिक किया ना, आप देखोगे एक अपडेटिंग आया होगा, बहुत तेज आया लेकिन आया. मैं लिखूंगा आइटम लाइक दिस और आप देखोगे अपडेटिंग दिखा रहा, अपडेटिंग लिस्ट. देखो यहां पे लिखा अपडेटिंग लिस्ट, राइट. दिस इज व्हाट ट्रांजिशन मींस, कि ये वाला जो आइटम मेरे पास मैं इसके अंदर लिख रहा हूं, इसको तुम लिखो. ये वाली स्टेट अपडेट इमीडिएट है, क्योंकि अगर आप देखोगे जब आप हैंडल चेंज को कॉल कर रहे हो तो ये वाला स्टेट अपडेट जो मेरे पास है ये इमीडिएट है. ये वाला स्टेट अपडेट हो गई, ये वाला स्टेट अपडेट जो फिल्टर हो रहा है वो स्टार्ट ट्रांजिशन के अंदर है. दैट्स व्हाई फिल्टर होने के लिए इसने क्या किया, अपडेटिंग लिस्ट दिखाया फॉर सम टाइम. तो अगर मैं यहां पे स्पेस करूंगा, अपडेटिंग लिस्ट आ गया, 1 करूंगा तो 1 वाले सारे के सारे आइटम्स आ गए. मैं लिखूंगा 0 तो आप देखो सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं. 101 इतने सारे आइटम्स आ गए. This is what we mean by start transition. By that I mean use transition hook. I hope आपको समझ आ गया होगा use transition hook का मतलब क्या है. एक और एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, बिकॉज एक एग्जांपल से क्लियर नहीं होता, इसलिए मैं एक और एग्जांपल आप सब के लिए लाया हूं. मैं यहां पे एक और कंपोनेंट बनाऊंगा जिसका नाम होगा लेट्स सपोज टैब switcher .jsx. और इस टैब स्विचर में लेट्स सपोज मैं एक डिले क्रिएट कर लेता हूं, मल्टीपल टैब्स, और उसके बाद उसके अंदर मैं डिले क्रिएट करूंगा. ठीक है ना. या इसमें भी एक चीज करते हैं कि मैं आइटम्स को बनाऊंगा या एरे को बनाऊंगा और उस एरे में 1000 आइटम्स को डालूंगा और जब तक वो लोड होंगे तब तक कुछ टैब के साथ करो, तो वो चीज कर लेता हूं मैं. तो यहां पे एक सिंपल चीज मैं करूंगा, लेट मी क्रिएट अ फंक्शन विद द नेम ऑफ, लेट्स से मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं जो स्लो कंटेंट होगा, तो मैं उसका नाम डिफाइन करूंगा स्लो कंटेंट. ये कंपोनेंट नहीं है मेरा, कंपोनेंट में अलग बनाऊंगा, बट इसका मैं नाम रखूंगा स्लो कंटेंट. और वो एक आर्ग्यूमेंट लेता है जिसका नाम है टैब. अब इसके अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट एन एम्प्टी एरे लाइक दिस. और मेरे पास कुछ तो एरर है, कुछ तो गड़बड़ी है दया, और वो गड़बड़ी ये रही. डन. आइटम्स एक बनाऊंगा एम्प्टी. उसके बाद मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा जो कि होगा लेट i इज इक्वल टू 0, देन i शुड बी लेस देन 1000 एंड देन i प्लस प्लस. डन है. और ये लूप 1000 बार चलेगा. और मैं इसको बोलूंगा तुम एक काम करो, आइटम्स के अंदर पुश करो. क्या करोगे आइटम्स के अंदर पुश? लेट्स सपोज ये स्लो कंटेंट है, तो मैं इसको चाहता हूं कि ये इसी स्लो कंटेंट वाली फंक्शन में मेरा UI ही रिटर्न करे. मुझे UI ही चाहिए, ये कंपोनेंट ही है, UI ही रिटर्न करेगा. लेकिन इसके अंदर मुझे चाहिए 1000 ऑफ divs, 1000 ऑफ h1s और 1000 ऑफ p tags और whatever, राइट. तो मैं यहां पे एक काम करूंगा, इसको बोलूंगा पुश करो. क्या करो? पुश div. और इसी div के अंदर तुम सिंपली एक्सेस करोगे मेरा टैब, और टैब के बाद मेरे पास मिडिल स्कोर, फिर लिखोगे आइटम लाइक दिस एंड देन डैश. उसके बाद मेरे पास आएगा आई यहां पे लाइक दिस. और सिंस ये एक डिव है तो इस पे एक की भी जाएगी, सिंस पुश हो रहा है, एरे बन रही है, तो मैं यहां पे एक की डाल देता हूं आई, बिकॉज आई इज यूनिक, तो ये चलेगा. तो इससे हुआ क्या, मेरे पास 1000 डिव का एक एरे बन गया. तो 1000 डिव का एक एरे बन गया, तो हो सकता है इससे लो. और फाइनली मैं रिटर्न करूंगा जिसके अंदर मैं डिव लिखूंगा और डिव के अंदर इन्हीं आइटम्स को फेच करूंगा लाइक दिस. तो इस फंक्शन का नाम क्या है? स्लो कंटेंट. सिंस ये कंपोनेंट है तो मैं ऐसे इसका नाम रखूंगा. ठीक है, हो गया बिंदास तरीके से. अब मैं अपना कंपोनेंट बनाऊंगा और टैब के बेसिस पे वो स्लो कंटेंट को चेंज करता जाएगा. टैब के बेसिस, बिकॉज मैं टैब यहां पे दिखा रहा हूं. ठीक है ना, समझते. मैं यहां पे चलता हूं और एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं जो एक्चुअली इस कंपोनेंट का नाम है, विच इज, लेट मी डू वन थिंग, let me try to control x this and I will simply say rfce. और इस import react from react को मैं हटाता हूं. तो मेरे पास टैब स्विचर का स्पेलिंग गलत है, बट इट डज नॉट मैटर, आप देख लेना. ठीक है ना. सबसे पहली चीज, कौन सा टैब एक्टिव है उसके लिए मैं एक स्टेट बनाऊंगा. सो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा एक्टिव टैब कुछ इस तरह से, है ना. देन कॉमा सेट माई एक्टिव टैब, तो लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस.
is equals to, then I will simply say use state. सिंस मैंने डॉट इसमें मेंशन किया, दैट्स व्हाई इट्स थ्रोइंग एन एरर. तो यूज स्टेट हुक को यूज किया और इसको इनिशियलाइज करूंगा. लेट्स सपोज पहला टैब जो मेरे पास होगा वो होगा होम. बढ़िया तरीके से. अब मुझे पता है इसमें मुझे ट्रांजिशन करना है ना, तो उस केस में मैं एक वो हुक भी डिफाइन कर लेता हूं. तो मैं इसका आर्ग्यूमेंट दूंगा इज पेंडिंग लाइक दिस, कॉमा सेट माई इज पेंडिंग, कुछ इस तरह से. और ये सिंपली कॉल होगा किसके लिए, यूज ट्रांजिशन हुक के लिए, कुछ इस तरह से लाइक दिस. अब समझना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब तक ना हम इस चीज को समझेंगे कि यूसेज कहां पे होगा तब तक नहीं चलेगी. अब मेरे पास मैं डिफाइन करता हूं मल्टीपल कुछ टैब्स. मेरे पास लेट्स सपोज होम एक टैब है, पोस्ट्स एक टैब है, अबाउट एक टैब है, सेटिंग्स एक टैब है. तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं एक वेरिएबल को डिफाइन कर लेता हूं जो एक एरे होगी, और उस एरे में सबसे पहली चीज होम है जो कि इनिशियल वैल्यू है, दूसरा मेरे पास लेट्स सपोज पोस्ट्स है, तीसरा मेरे पास लेट्स सपोज सेटिंग है, फोर्थ मेरे पास लेट्स सपोज एक अबाउट है, कुछ इस तरह से. और आप मल्टीपल टैब्स को क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद इसी डिव के अंदर मैं इसको बोलूंगा तुम टैब्स पे एक मैप चलाओ और उतने बटन्स को बनाओ. तो मुझे पता है जब मैं टैब्स पे करूंगा काम तो मुझे एक एक आइटम मिलेगा, और फाइनली मैं यहां पे जाऊंगा और इसको बोलूंगा तुम एक काम करो, यहां से मेरे पास एक बटन को रिटर्न करो, और उस बटन पे तुम सिंपली लिखो स्विच. क्या लिखोगे, स्विच. किसके बेसिस पे, मैं इसको बोलूंगा स्विच करो बेसिस ऑन टैब. ठीक है ना, स्विच टैब. तो होम स्विच पोस्ट स्विच सेटिंग्स, और उसी तरह से बाकी सारी चीजें. एंड फाइनली ये तो हो गया स्विच टैब इसके बीच में, है ना, जो भी मेरे पास है. अब यहां पे उसके बाद मैं ऑन क्लिक करूंगा, क्योंकि जब जब इस बटन पे क्लिक होगा तब ये एक फंक्शन को कॉल करेगा. किस फंक्शन को कॉल करेगा, लेट्स सपोज उसका नाम मैं रखूंगा स्विच टैब, कुछ इस तरह से. और वो एक आर्ग्यूमेंट लेगा जो कि होगा टैब. तो ये जो स्विच टैब है इसको मैं वो आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूं, मतलब पहले मैप में होम पास कर रहा हूं, दूसरे में पोस्ट, तीसरे लूप में सेटिंग्स, फोर्थ लूप में अबाउट, और उसी तरह से यहां पे ये टैब को डिस्प्ले करा रहा है. सिंस ये एक मैप है तो की भी आएगा इसमें, तो मैं उसी टैब को डिस्प्ले कराऊंगा. सिंस टैब मेरे पास हार्ड कोडेड है और यूनिक है तो मैं यहां पे की टैब सेट कर सकता हूं. इतना तो हो गया. अब यहां पे सबसे पहली चीज इसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या हो रहा है. तो मैं यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं जिसका नाम है स्विच टैब, है ना, और इसी स्विच टैब को मैं आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं मेरा एक्स, राइट, या टैब ही रखते हैं इसका भी नाम. और उसके बाद इसमें अगर मुझे स्टार्ट ट्रांजिशन यूज करना है तो मैं स्टार्ट ट्रांजिशन को तो यूज करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज याद रखनी है, वो स्टेट अपडेट को डेफर करेगा जो भी मैं उसके अंदर लिखूंगा. तो मैं स्टार्ट ट्रांजिशन यूज करूंगा और इसके अंदर इसको बोलूंगा तुम एक काम करो, मेरी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करो और उस फंक्शन के अंदर जो मेरा सेट एक्टिव टैब है उसको टैब के साथ अपडेट करो. तो यहां पे मेरा स्टेट अपडेट ही हो रहा है. तो जब जब तुम इस पे क्लिक करोगे मेरा एक्टिव टैब उसी बटन पे जो होम लिखा है, पोस्ट लिखा है, उसी से अपडेट होगा. लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये डिफर किया गया है. तो जब तक ये स्टेट को अपडेट करेगा तब तक इज पेंडिंग ट्रू है, तब तक, खाली तब तक. तो वो चीज मैं यहां पे लिखूंगा. इस डिव के बाद आई विल सिंपली गो से वन सिंपल थिंग, इज पेंडिंग. जब तक मेरा पेंडिंग ट्रू है तब तक तुम एक काम करो, तब तक तुम सिंपली मेरा पी टैग दिखाओ, और पी टैग में दिखाओ लोडिंग टैब लाइक दिस. देन उसके बाद मेरे पास यहां पे चलो कूलन में, एंड इस कूलन में वंस इफ इज पेंडिंग इज फॉल्स, इन दैट पर्टिकुलर केस कॉल माई स्लो कंटेंट जो ऊपर मैंने लिखा, और वो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है टैब, तो उस टैब को मैं कॉल करूंगा. तो यहां पे एक प्रॉप को मैं डिफाइन करूंगा टैब, और उसके अंदर मैं लिखूंगा अपना एक्टिव टैब. डन है. तो टैब स्विचर मेरे पास है. ऑल्दो ये सेट इज पेंडिंग क्यों मैंने लिखा, सॉरी, दिस इज स्टार्ट ट्रांजिशन, राइट, नॉट सेट इज पेंडिंग, बिकॉज यूज ट्रांजिशन इज पेंडिंग को स्टार्ट ट्रांजिशन को रिटर्न करता है. तो बेसिकली सिंपल है, मेरे 4 बटन्स बनेंगे, होम, पोस्ट, सेटिंग, अबाउट. जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूंगा ये उस बटन को ट्रांसफर करेगा इस फंक्शन पे, उसका जो नाम होगा,
है ना, और उसके बाद उसका ट्रांजेक्शन में वही स्टेट अपडेट होगा, तो ये स्टेट अपडेट डेफर हो जाएगा, और जब तक ये स्टेट अपडेट डेफर है तब तक इज पेंडिंग ट्रू है, और तब तक मेरा पी टैग दिखाएगा, वो लोडिंग टैब दिखाएगा, और उसके बाद जब ये फॉल्स हो गया, इसने इस ट्रांजेक्शन को अपडेट किया, उसके बाद स्लो कंटेंट दिखाएगा. सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी ट्राई टू कॉल माय टैब स्विचर लाइक दिस. नाउ अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, आप देखोगे मेरे पास टैब स्विचर है. लेट मी डू वन अदर थिंग, लेट मी ट्राई टू कमेंट दिस. डन, रिफ्रेश हो गया. होम आइटम 1, होम आइटम 1, होम आइटम 1. वाई होम आइटम 1? बिकॉज अभी मेरा होम पे. स्विच पोस्ट हो गया, पोस्ट आ गई. स्विच सेटिंग, लेकिन थोड़ा एक माइन्यूट टाइम के लिए ना वो एक पी टैग दिखा रहा है. मैं आपको इंस्पेक्ट पे जाता हूं, देखता हूं अगर मैं इसको कंट्रोल कर पाया तो मैं थ्रोटलिंग में 3G लिखूंगा. सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, थोड़ा सा अभी विजिबल आ गया है ना, पी टैग दिखा रहा है, लोडिंग दिखा रहा है. तो इसका मैं नेटवर्क ऑफलाइन कर लूं, अगर नहीं ऑफलाइन तो वैसे चलेगा नहीं, स्लो 4G कर लेता हूं. ऑल्दो ये उतना भी ज्यादा स्लो नहीं कर रहा है इसको, बट यू कैन क्लियरली सी कि थोड़ा सा स्विच हो रहा है, लेकिन वो जो स्विचिंग वाली कंडीशन है वो डेफर हो रही है. एंड फॉर ए माइन्यूट अमाउंट ऑफ टाइम ये मुझे क्या दिखा रहा है, लोडिंग दिखा रहा है. एंड यू कैन क्लियरली विजुअलाइज दैट, राइट. आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेरे पास ट्रांजिशन क्या होता है. सो यूज ट्रांजिशन इज मोस्ट यूजफुल. अब ऐसा भी नहीं है कि मैं हर जगह पे इसको यूज करूंगा लाइक दिस. यहां पे इसको यूज करने का ज्यादा मतलब है नहीं. क्यों? क्योंकि यूज ट्रांजिशन का इंटेंशन ये है कि अगर दो स्टेट्स एक एक्शन से अपडेट हो रहे हैं, मैं इनपुट में लिख रहा हूं एक, तो इसके साथ मैं अपनी इनपुट की स्टेट को अपडेट कर रहा हूं, उसके साथ साथ जो वहां से फिल्टर हो रहा है लिस्ट, उसको भी अपडेट कर रहा हूं. अगर इन दोनों की वजह से लैग हो रहा है, तो जिसकी वजह से लैग हो रहा है मैं उसको डेफर करने के लिए यूज ट्रांजिशन यूज करूंगा. सो यूज ट्रांजिशन इज मोस्ट यूजफुल जब एक स्टेट कॉज करती है एक्सपेंसिव री रेंडरिंग, लार्ज लिस्ट्स हो गया, कंप्लेक्स कंपोनेंट्स हो गया, डायनेमिक चार्ट्स हो गया. तो सिंपल अपडेट्स के लिए वी विल नेवर यूज इट, बट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आई होप समझ आ गई होगी. प्लीज जल्दी से एक काम करना, जब भी इस वीडियो को देखोगे, आज कल परसों, 1 साल 10 साल 20 साल 1000 साल बाद, अगर समझ आ रहा है ना, तो प्लीज एक बड़ा अच्छा फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना. आगे चलते हैं. अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है, एक और हुक है, जिसको पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा हुक है, मेरा सबसे बेस्ट. वो है यूज ऑप्टिमिस्टिक. यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक सिंपली आपको अलाउ करता है रिएक्ट में कि आप एक टेम्परेरी ऑप्टिमिस्टिक स्टेट को इमीडिएटली अपने यूआई में, यूजर इंटरफेस में दिखाओ, जब तक एक एसिंक ऑपरेशन लाइक सर्वर रिक्वेस्ट बिहाइंड द सीन्स चल रही है और वहां से आपको एक रेस्पॉन्स मिलेगा. अगर उस रेस्पॉन्स का ऑपरेशन फेल हुआ तो आप रोल बैक करते हो, अगर सक्सेस हो तो आपने ऑलरेडी टेम्परेरी कुछ दिखाया है. मतलब क्या है इस चीज का, मैं आपको बताता हूं. लेट्स सपोज आपके पास एक यूजर इंटरफेस है, एक कार्ड है और उसके अंदर आपका एक बटन है. अब इस बटन के अंदर आपने लिखा है लाइक, और इसकी क्वांटिटी लेट्स सपोज राइट नाउ 16 है. तो इस फोटो को, इस पोस्ट को 16 लोगों ने ऑलरेडी लाइक किया है. तो आपको कैसे पता है कि 16 लोगों ने लाइक किया है? क्योंकि जब आप इस वेब पेज पे गए, इसने डेटाबेस से रियल क्वांटिटी निकाली और सर्वर ने इसको यहां पे ये नंबर दिखाया. ऐसे ही चलता है. अब आप एक यूजर हो, आपको भी ये पोस्ट बड़ा अच्छा लगा और आपने इस पोस्ट पे लाइक कर दिया, आपने इस पे क्लिक कर लिया. अब जब आपने क्लिक किया, ऐसा नहीं है कि ये इमीडिएटली 16 से 17 बनेगा, नहीं, बल्कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर पे जाएगी, सर्वर पे आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी, उसके बाद रिस्पॉन्स आके 17 बनेगा अगर सब कुछ सही चला. अगर नहीं चला तो ये एक एरर दिखाएगा. अब यूज ऑप्टिमिस्टिक यहां पे क्या बोलता है? यूज ऑप्टिमिस्टिक बोलता है कि तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा. सिंपल, ऑप्टिमिस्टिक रहो कि तुम मान लो कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा. तो मैं करूंगा काम, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मैं इसको इमीडिएटली 17 करता हूं, बिकॉज मुझे पता है कि मैक्सिमम केसेस में लाइक वाला बटन चल ही जाता है. तो मैं इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको 16 to 17 करूंगा. ऑल दिस 17 रियल वैल्यू नहीं होगी, बल्कि ये सिंपली इसको मैंने 1 इंक्रीमेंट करके आप सबके सामने एक ऑप्टिमिस्टिक यूआई दिखाया. लेकिन उसके बाद बिहाइंड द सीन्स मेरा सर्वर चलेगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी या एसिंक ऑपरेशन चलेगा और उसके बाद मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा. अगर रिस्पॉन्स सही हुआ तो 17 तो ऑलरेडी दिखा के ही था, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. अगर फेलियर आया तो 17 से 16 बनेगा. बस यही है.
and that's exactly what this अंग्रेजी over here means. That use optimistic lets you show a temporary optimistic UI state immediately while an async operation like a server request is still running. If the operation fails, it rolls back automatically. यूजर ने लाइक पे क्लिक किया तो यहां पे हार्ट आपके सामने इमीडिएटली आया और उसके बाद उसने सर्वर पे रिक्वेस्ट की. अगर वहां से सक्सेस आया तो ये उस हार्ट को उधर ही रखेगा, अगर नहीं तो रोल बैक करेगा. सिंपल है. या इसकी एक रियल वर्ल्ड एनालॉजी कुछ इस तरह से हो सकती है कि आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो. द मैसेज, जिस मैसेज को आपने सेंड किया ना, वो इमीडिएटली आपके चैट पे दिखाता है विद अ सिंगल टिक. अगर डिलीवरी फेल होती है तो ये एरर दिखाएगा, अगर नहीं तो आप सबके सामने तो ऑलरेडी मैसेज दिखी है. दिस इज व्हाट ऑप्टिमिस्टिक यूआई मींस, कि आप अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, तो आप मान लो कि ये सक्सेस हो जाएगा तो वो वाला यूआई आप दिखा दो. और जब हम इस हुक को यूज करते हैं ना, इस हुक का सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि मेरे पास एक वैल्यू है, दो वैल्यू है, और उसके साथ साथ यहां पे मैं हुक यूज करता हूं यूज ऑप्टिमिस्टिक, जिसमें इसके पास इंटरनली दो आर्ग्यूमेंट्स हैं. अब यहां पे मेरे पास सबसे पहले उस ऑप्टिमिस्टिक स्टेट, ये वो वैल्यू है जिसको हम यूज करते हैं फॉर ऑप्टिमिस्टिक आउटपुट. ये रियल स्टेट होती है, ये वाला ऑप्शन ये रियल स्टेट है. ये वाला जो है ये मेरे पास वो वैल्यू है जो यूआई दिखाएगा उस टाइम के लिए जब तक मैं उसका ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू दिखाना चाहता हूं. तो इसके अंदर वो वैल्यूज जाएंगे कि ऑप्टिमिस्टिक स्टेट ये रही. अब एड ऑप्टिमिस्टिक क्या है? सिंपली इसको आपको कॉल करना पड़ेगा सो दैट कि आप ऑप्टिमिस्टिक स्टेट को सेट करो, मसला खत्म. तो इसको कॉल करोगे, यू विल ट्रिगर दिस, कॉल दिस, सो दैट यू विल ट्रिगर द वैल्यू इनसाइड ऑप्टिमिस्टिक स्टेट. ऑप्टिमिस्टिक अपडेट को रखोगे. और ये जो फंक्शन है अपडेटर फंक्शन, ये एक ऐसी फंक्शन है जो आपका ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू और आपका रियल स्टेट इनको मर्ज करता है. बिकॉज जब सर्वर से रिक्वेस्ट आई, सॉरी रेस्पॉन्स आया, फिर रियल वैल्यू ही दिखानी है ना आपको यूआई पे, तो वो वाली चीज ये करता है कि ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू और आपके स्टेट को सक्सेस पे मर्ज कर देता है. बस ये है इन चीजों का मतलब. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अब यहां पे टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली मैं VS कोड में चलता हूं और यहां पे एक छोटी सी एग्जांपल इसकी देखते हैं. पहले तो मैं इस सारे कोड को यहां पे रिमूव करता हूं. लेट मी हैव RFCE और मैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर जाऊंगा और यहां पे मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा लाइक बटन वाला. तो लेट मी सिंपली गो क्रिएट अ लाइक बटन डॉट JSX और देखना कि मैं क्या कर रहा हूं. मैं यहां पे इस केस में एक लाइक बटन बनाऊंगा, ठीक है ना. और उस लाइक बटन के अंदर क्या होगा, मेरा नॉर्मल बटन होगा इस तरह से, जिस पे मैं अपना लाइक डिस्प्ले कराऊंगा. बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या होगा, मेरे पास लेट्स सपोज एक स्टेट होगी. अगर मैं यूज ऑप्टिमिस्टिक को यूज भी ना करूं तो इसी तरह से करूंगा ना कि मेरे पास एक काउंट वेरिएबल आया, सेट माय काउंट लाइक दिस एंड देन इक्वल्स टू यूज स्टेट, और इसमें मैं इंपोर्ट करके इसे 0 दिखाऊंगा और यहां पे इसी काउंट को मैं ऐसे कॉल करूंगा. यही करूंगा ना. बट अब मैं यहां पे क्या करता हूं, एक छोटा सा फेक API कॉल क्रिएट करता हूं. एक फेक, बिकॉज हमारा तो सर्वर है नहीं, तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सेंड लाइक, और उसको यूज करके मैं 1 से 2 सेकंड का एक सिंपल व्हाट इज दिस डिले दूंगा. तो बनाते हैं. तो मैं यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली गो एंड लेट मी सिंपली क्रिएट अ फंक्शन. सो लेट मी क्रिएट अ एसिंक फंक्शन जिसका नाम रखते हैं लेट्स सपोज सेंड लाइक टू सर्वर, क्योंकि मैं फेक बना रहा हूं, ठीक है ना. और ये एक वैल्यू लेगा जिसका नाम होगा लाइक, और इसके अंदर आई विल सिंपली ट्राई टू क्रिएट अ न्यू प्रॉमिस जिसको मैं डिले कराऊंगा रिजॉल्व उसका 1-2 सेकंड्स के लिए. तो ये एक कॉल बैक फंक्शन आर्ग्यूमेंट लेता है, उसमें रिजॉल्व और रिजेक्ट होता है. सिंस वी हैव टू रिजॉल्व इट, तो मैं खाली रिजॉल्व को यूज करूंगा और उसके बाद इसको बताऊंगा कि सेट टाइम आउट को कॉल करो, और सेट टाइम आउट के अंदर तुम इसी प्रॉमिस को तो रिजॉल्व करोगे लेकिन 2 सेकंड के बाद. तो यहां पे मैंने एक डिले इंट्रोड्यूस किया इस फंक्शन में जो कि 2 सेकंड का होगा, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद मैं यहां से रिटर्न करूंगा मेरा वही वैल्यू जो लाइक्ड का है. समझ रहे हो. तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक फेक API कॉल की जो सिंपली साइमुलेट होगा 2 सेकंड के अंदर, और कुछ नहीं. उसके बाद मैं यहां पे बटन पे चलता हूं एंड लेट मी सिंपली हैव ऑन क्लिक,
और इस ऑन क्लिक के अंदर आई विल सिंपली डिफाइन अ फंक्शन जो मेरे काउंट को सिंपली अपडेट करेगा विद वन, सॉरी इंस्टेड ऑफ काउंट लेट मी गिव इट अ बेटर नेम, है ना। यहां पे चलते हैं लाइक देते हैं इसका, पता नहीं मैंने काउंट क्यों रखा है बट दोनों चलते हैं ना। तो मैं यहां पे चलता हूं इसको लाइक देता हूं और यहां पे भी चलता हूं लाइक देता हूं, डन है। और इसके अंदर मैं एक फंक्शन को कॉल करूंगा जिसका नाम है हैंडल लाइक दिस एंड लेट मी गो हियर। इसी बटन के अंदर, इसी कंपोनेंट के अंदर स्टेट के नीचे, क्योंकि स्टेट को हमेशा टॉप लेवल पे डिफाइन करो, तो मैं यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं जिसका नाम है हैंडल लाइक। और इसी फंक्शन के अंदर अपना पहले तो एक डिले करूंगा और उसके बाद अपने लाइक को 1 करूंगा ऐड, है ना, या लाइक जो भी मुझे करना है, ट्रू फॉल्स वट एवर, राइट, बिकॉज एज ऑफ नाउ इट इज 0 बट मैं 1 करूंगा उसको चेंज। तो अब इसमें क्या करूंगा, सबसे पहली चीज, सिंस आई एम नॉट यूजिंग एनी ऑप्टिमिस्टिक हुक ओवर हियर, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपली इसको बताऊंगा आप एक काम करो, आप मेरे उस प्रॉमिस को रिजॉल्व करो। तो प्रॉमिस को रिजॉल्व करना है तो एसिंक तो बनाना पड़ेगा। तो कांस्टेंट माई रिजल्ट इज इक्वल्स टू, आई विल सिंपली गो एंड ट्राई टू कॉल माई अवेट व्हाट सेंड माई लाइक टू सर्वर, और उसी को मैं पास करूंगा अपना, ये क्या बता रहा है, await express are only allowed within async functions। मैंने तो async बनाया इसको, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, इसको async नहीं बनाना, इसको async बनाना, ठीक है। तो async बन गया और send like to server, और यहां पे मुझे जो वैल्यू पास करनी है वो डिफाइन करना। तो मैं यहां पे वैल्यू पास करूंगा like +1, ऑल्दो ये इस तरह से तो नहीं होगा, like +1 इस तरह से नहीं चलेगा, राइट। तो मैं यहां पे लेट्स सपोज फॉर नाउ मैं 1 को ट्रांसफर करता हूं कि तुम वहां से 1 को रिटर्न करो, और उसके बाद आई विल सिंपली गो एंड टेल इट कि जो वहां से रिटर्न होगा उसको सेट लाइक में डालो। तो सेट लाइक को अपडेट करूंगा रिजल्ट से। तो ये बस एक फेक एपीआई कॉल है 2 सेकंड्स की, उसको मैं फिर पास कर रहा हूं 1, तो 2 सेकंड के बाद वो उसी 1 को रिटर्न करेगा, तो रिजल्ट में 1 आएगा, और उसी 1 से मैं सेट लाइक को अपडेट कर रहा हूं, बस ये है। तो चलिए समझते हैं, ऑल्दो देखेंगे लाइक +1 यहां पे चलेगा कि नहीं, बट देखते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश द पेज, ऑल्दो इसको मैंने कॉल अभी किया नहीं है तो मैं कॉल करता हूं। सो इसके अंदर आई विल सिंपली गो से लाइक बटन लाइक दिस। अब चलता हूं मैं आउटपुट पे, अब देखना क्या होगा। मैं यहां पे इस पे क्लिक करूंगा ना, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये 2 सेकंड लेगा और 2 सेकंड के बाद 1 दिखा रहा है, बिकॉज उतना टाइम मेरा सर्वर ले सकता है। बट यहां पे जितना टाइम ये लेगा तब तक क्यों ना तुम एक ऑप्टिमिस्टिक यूआई दिखाओ, क्योंकि तुम्हें पता है ये काम तो करेगा, तुम अपने सर्वर पे पूरा यकीन है कि ये काम तो करेगा ही करेगा। तो इस केस में हम यहां पे एक स्टेट को यूज करेंगे, सॉरी हुक को यूज करेंगे जिसका नाम है यूज ऑप्टिमिस्टिक, और उस यूज ऑप्टिमिस्टिक का एक ही एजेंडा है कि हम ऑप्टिमिस्टिक यूआई दिखाएं जब तक वो अच्छे से प्रॉपरली बैक एंड से नहीं आता है। और उसके लिए मैं यहां पे जाऊंगा एंड आई विल सिंपली गो हियर, कहां पे है मेरे पास, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस, लेट मी क्लोज दिस, और यहां पे मैं चलता हूं और इसी यूज स्टेट के नीचे आई विल डिफाइन वन अनदर हुक, जिसमें उसका मैं नाम रखूंगा ऑप्टिमिस्टिक लाइक, है ना। देन ऐड ऑप्टिमिस्टिक और सेट ऑप्टिमिस्टिक, आप इसका नाम रखो वो बेटर रहेगा, जिस तरह से सेट स्टेट होता है उसी तरह से रखो, सेट ऑप्टिमिस्टिक लाइक, है ना। एंड देन हमें पता है कि ये एक हुक को यूज करेगा जिसका नाम है यूज ऑप्टिमिस्टिक। इसमें सबसे पहला होता है वो वैल्यू जिसको तुम कंट्रोल कर रहे हो, जिस रियल स्टेट का वैल्यू, तो वो क्या है इस केस में, वो मेरे पास है लाइक, और उसके बाद अपडेटर फंक्शन कि लाइक और मेरे पास जो ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू है उनको मर्ज करना है। तो मेरे पास दूसरा क्या है, दूसरा मेरे पास सिंपली एक फंक्शन है, और फंक्शन यहां पे कुछ रिटर्न करेगा, और इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे। पहला होगा मेरा स्टेट जो ओरिजिनल स्टेट है, ओरिजिनल स्टेट इसमें क्या है मेरे पास, जो करंट स्टेट है, तो मैं यहां पे दूंगा करंट स्टेट जो इस इनिशियली 0 है, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, ऐसे चलेगा। एंड देन दूसरा मेरे पास है ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक लाइक, तो मैं दूसरा पास करूंगा ऑप्टिमिस्टिक लाइक, ऑल्दो इस तरह से तो नहीं, मैं इसको दूसरा नाम दूंगा, बट याद रखना कि ऑप्टिमिस्टिक लाइक है, तो मैं इसको बोलूंगा न्यू वैल्यू, डन। और फाइनली यहां से इन दोनों को मर्ज करके तुम न्यू वैल्यू को ही दे दो, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं। तो ये करंट स्टेट इसके पास है, न्यू वैल्यू है, लेट्स सपोज दिस इज 0, न्यू वैल्यू इज 1, सो इट विल रिटर्न 1, दिस इज 1, न्यू वैल्यू इज 2, इट विल रिटर्न ट्रू, सॉरी नॉट ट्रू, 2, ओके। तो इस तरह से मैंने एक ऑप्टिमिस्टिक वाली चीज को डिफाइन किया।
अब उसके बाद सिंस यही चीज मुझे करनी है, बट अब डायरेक्टली नहीं, सबसे पहले जब हैंडल क्लिक को कॉल किया जाएगा, मैं अपने ऑप्टिमिस्टिक लाइक को कॉल करूंगा। किससे उसको अपडेट करूंगा? मेरे पास लाइक प्लस 1 से। लेट्स सी लाइक प्लस 1 चलेगा कि नहीं, बिकॉज स्टेट को यूजुअली हम अपडेट करते हैं सेट स्टेट से, अगर सेट लाइक से इन दिस केस। अगर नहीं चला तो मैं 1 डायरेक्टली पास करूंगा। उसके बाद मैं यहां पे करता हूं एक ट्राई कैच को इंप्लीमेंट, और उसी ट्राई कैच के अंदर वही चीज जो मैंने अभी कॉपी की उसी को पेस्ट करूंगा। तो इस ट्राई के अंदर सबसे पहली चीज व्हाट आई हैव डन इज आई हैव सिंपली टोल्ड इट कि वही सर्वर पे एक रिक्वेस्ट करो, उसको लाइक प्लस 1 ट्रांसफर करो, और उसके बाद जो भी वहां से रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मुझे दे दो, अपडेट करो सेट लाइक में। तो जब तक ये चीज होगी तब तक तुम ये वाली चीज आउटपुट में दिखाओ, तब तक तुम इसको आउटपुट पे विजिबल कराओ। इट इज एज सिंपल एज यू कैन थिंक, ठीक है ना, सिंपल है। और उसके बाद ये वाली चीज करो, और अगर एरर आ गया तो उसमें console.log मेरे पास सिंपली बोलो कि एरर आ गया। सो लेट मी सिंपली से एरर आ गई, या कुछ इस तरह से। तो जब तक ये चीज होगी तब तक ये करो, और उसके बाद जब हुआ तो ऑटोमेटिकली नया वैल्यू ही मैं ऑप्टिमिस्टिक में रिटर्न कर रहा हूं, तो वो फिर फाइनली फुल हो जाएगा। सो लेट्स गो हियर एंड लेट्स ट्राई टू रिफ्रेश द पेज। आई विल क्लिक ऑन दिस, इट्स नॉट वर्किंग, लेट्स सी व्हाट द एरर इज। एरर होगा, एक छोटा सा एरर होगा यूज ट्रांजिशन का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो बेसिकली जब भी आप यूज ऑप्टिमिस्टिक स्टेट को यूज करोगे ना, सिंस यहां पे कोई चीज काइंड ऑफ एक डेफर हो रही है, तो इस केस में आपको ऑप्टिमिस्टिक स्टेट अपडेट्स को हमेशा यूज ट्रांजिशन हुक के अंदर ही यूज करना होगा, इसको याद रखना। तो मैं यहां पे चलता हूं, हम सबको पता है यूज ट्रांजिशन अभी हमने 20 मिनट पहले पढ़ा, 10 मिनट पहले पढ़ा होगा। उसमें सबसे पहले होता है इज पेंडिंग, और दूसरा मेरे पास होता है फंक्शन जिसका नाम है स्टार्ट ट्रांजिशन, कुछ इस तरह से। और इसको मैं कहां पे इंपोर्ट करता हूं? इसको मैं यूज करता हूं यूज ट्रांजिशन हुक के थ्रू, लाइक दिस। डन है। अब मेरे पास यूज ट्रांजिशन हुक तो आ गया। अब जो मेरे पास ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स होंगी, उन सब ऑप्टिमिस्टिक अपडेट्स को एसिंक बनाना है, और उसके साथ साथ वो स्टार्ट ट्रांजिशन में डालना है, तब जाके चीजें चलेंगी। तो मैं यहां से लेकर यहां तक इसको कट करता हूं, एंड आई विल सिंपली टेल इट स्टार्ट माय ट्रांजिशन। सो लेट मी सिंपली गो एंड कॉल माय स्टार्ट माय ट्रांजिशन, और इसके अंदर आई विल सिंपली मेक माय ऑप्टिमिस्टिक चेंजेस एज द एसिंक ऑपरेशंस लाइक दिस, और उसके अंदर मैं अपने लॉजिक को कुछ इस तरह से डिफाइन करूंगा, ठीक है ना। अब चलते हैं यहां पे, लेट्स रिफ्रेश द पेज, क्लिक ऑन दिस। ऑल्दो इट्स स्टिल नॉट वर्किंग, बिकॉज देखते हैं अभी भी काम नहीं कर रहा है, सो वी हैव टू फिगर आउट कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक काम करता हूं, मैं इसको ना बेटर तरीके से करता हूं। मैं यहां पे ऑप्टिमिस्टिक में इसको बोलता हूं तुम 1 से इसको ऑप्टिमिस्टिक करो, सिंस लाइक प्लस 1 इज नॉट वर्किंग, राइट, एंड देन आई विल सिंपली गो से 1। देखते हैं, लेट मी गो हियर एंड लेट मी रिफ्रेश द पेज। 1 इमीडिएटली नहीं हो रहा है, व्हाई इज दैट? देयर इज समथिंग दैट्स मिसिंग। मेरे पास स्टार्ट ट्रांजिशन है, मेरे पास ट्रांजिशन को मैंने यूज किया, ऑप्टिमिस्टिक लाइक को मैं डिस्प्ले नहीं करा रहा हूं। आई एम नॉट यूजिंग ऑप्टिमिस्टिक लाइक बिकॉज आई एम डिस्प्लेइंग काउंट ओवर हियर। तो यूआई में मेरे पास ऑप्टिमिस्टिक लाइक आएगा, नॉट द अदर वे अराउंड। सो इफ आई नाउ रिफ्रेश द पेज, क्लिक ऑन दिस, इमीडिएटली आ गया, और 2 सेकंड के बाद मेरे पास सर्वर से रेस्पॉन्स आएगा। तो इवन अगर मैं यहां पे लाइक प्लस 1 करूंगा, आई एम श्योर कि वो भी चलेगा, लाइक प्लस 1, और यहां पे उसी लाइक प्लस 1 से उसको अपडेट करूंगा, लाइक प्लस 1। सो लेट मी गो हियर, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, क्लिक ऑन दिस, इमीडिएटली आ गया, इमीडिएटली आ गया, इमीडिएटली आ गया, है ना। तो वो चीज यहां पे हो रही है। सो इफ आई रिफ्रेश पेज, इमीडिएटली आ गया, इमीडिएटली आ गया। ऑल्दो दूसरा यहां पे अभी भी चल रहा है, 2 सेकंड के बीच में आप इसको फिर से कॉल नहीं कर सकते हो, सो यू शुड डिसेबल इट। तो एक और चीज हम यहां पे कर सकते हैं, अगर आप देखोगे मैंने इसको किया, इमीडिएटली चला, 2 सेकंड वेट करोगे ना, फिर चलोगे ना, इमीडिएटली चलेगा। 2 सेकंड वेट करोगे ना, उसके बाद करोगे, इमीडिएटली आएगा। लेकिन 2 सेकंड के अंदर ही इस पे क्लिक करोगे ना, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी भी सर्वर से रेस्पॉन्स नहीं आया है। इसीलिए बेटर है यहां पे हम इसको डिसेबल करेंगे उस टाइम के लिए। तो कैसे कर सकते हो? सिंपल है, जब तक ये लॉजिक चल रहा है तब तक इसको डिसेबल करो, मतलब जब तक ये बैक एंड से आएगा। और कैसे करेंगे? हमें पता है जब तक ये लॉजिक चलेगा तब तक मेरा इज पेंडिंग ट्रू होगा। तो मैं क्यों ना इस बटन पे ही चलूं और इसको मैं डिसेबल करूं, और वहां पे मैं सिंपली इसको लिंक करूं किसके साथ? इज पेंडिंग के साथ। नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, इफ आई रिफ्रेश माय पेज, क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी नाउ इट्स डिसेबल्ड, और 2 सेकंड के बाद इनेबल हो गया, डिसेबल्ड 2 सेकंड के बाद इनेबल्ड हो गया। So this is the beauty of use optimistic state hook, sorry, use optimistic hook, not state।
तो आपको ये आना चाहिए यूज करना, और बहुत ही अच्छा हुक है, मेरा सबसे फेवरेट हुक है। इसको जब भी आप बैक एंड पे कोई चीज फेच करते हो ना, इट माइट टेक सम टाइम, तो उसमें रिएक्ट 19 ने बोला कि तुम ऑप्टिमिस्टिक बनो, अच्छा सोचोगे अच्छा ही होगा, बुरा सोचोगे बुरा ही होगा, एज सिंपल एज इट इज। तो यहां पे वही चीज मैंने डिफाइन की। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करूं, मेरे पास यहां पे बटन है इस तरह से, और इस बटन के अंदर मैंने ऑप्टिमिस्टिक वाली स्टेट अपडेट को डिस्प्ले किया है, नॉट दी लाइक स्टेट, ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। तो यहां पे इन दोनों को मर्ज कर नया वैल्यू उसी को मैं डिस्प्ले करा रहा हूं, ठीक है ना। आई होप इट ऑल्सो मेक सेंस। तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक समझ आया या नहीं आया। चलिए आगे चलते हैं, एक और कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यही एग्जांपल यहां पे भी है, ऑल्दो इस एग्जांपल में मैंने यूज ट्रांजिशन हुक यूज नहीं किया है, बट मैंने पढ़ाया कि यूज ट्रांजिशन हुक होना ही होना चाहिए, है ना। तो उस चीज को देखोगे। अब हमारे पास है एक और हुक, बहुत ही अच्छा हुक है, यूज एक्शन स्टेट। यूज एक्शन स्टेट एक ऐसा हुक है जो आपका स्टेट, पेंडिंग स्टेटस और रिजल्ट ऑफ अ फॉर्म एक्शन हैंडल करता है एक ही हुक के अंदर। सर बता क्या रहे हो, मैं आपको बताता हूं। अभी तक जब भी हमने फॉर्म्स बनाए हैं, रिएक्ट फॉर्म्स बनाए हैं, उसके अंदर मेरे पास इनपुट फील्ड थे लेट्स सपोज एक, उसके बाद मेरे पास एक और इनपुट फील्ड है लेट्स सपोज दूसरा, और लेट्स सपोज मेरे पास एक और इनपुट फील्ड है लेट्स सपोज तीसरा, और फिर फाइनली एक बटन है जिसपे लिखा गया है क्या, जिसपे लिखा गया है लॉग इन और सबमिट, इस तरह से। अब अगर इन इनपुट फील्ड्स को तुम्हें कंट्रोल करना है तो हम क्या करते थे, हम इसके लिए एक स्टेट को डिफाइन करते थे, है ना, इसके लिए एक और स्टेट को डिफाइन करते थे कुछ इस तरह से। सो लेट मी गो हियर एंड लेट मी सी, इसको स्टेट के लिए डिफाइन करते थे, इसके लिए एक और स्टेट डिफाइन करते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हर किसी इनपुट के लिए हम अलग से एक स्टेट को डिफाइन करते थे। अब जब मैंने यहां पे इस पे क्लिक किया, जब तक सबमिट हो रहा है तब तक आपको लोडिंग भी कंट्रोल करना है, तो उसके लिए अलग एक स्टेट आएगी, तो लोडिंग के लिए अलग एक स्टेट आप डिफाइन करते थे। तो हमारे पास रिएक्ट ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। रिएक्ट ने बोला सिंस फॉर्म्स एक ऐसा कंपोनेंट है जो आप हर किसी वेबसाइट में यूज करते ही करते हो, तो क्यों ना मैं इंस्टेड ऑफ इतने सारे स्टेट्स को डिफाइन करोगे, मैं आपको एक ही हुक देता हूं जो आपका स्टेट भी कवर कर लेगा, आपका पेंडिंग स्टेटस भी कवर कर लेगा, और उसके बाद उस फॉर्म का जो रिजल्ट है, उस इनपुट फील्ड में क्या लिखा है उस सब को भी कवर करेगा। तो मैन्युअली लोडिंग एरर रिजल्ट को ट्रैक करने से बेटर है कि हम एक ही हुक एक ही बार यूज करें, और उसकी वजह से हम सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। अब इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। मेरे पास मैं एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूं, उसके बाद वो 3 आर्ग्यूमेंट्स और 3 वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर करता है। पहला है स्टेट, दूसरा है फॉर्म एक्शन, तीसरा है इज फंक्शन, और फिर मैं कॉल करता हूं अपने यूज एक्शन स्टेट हुक को। उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक्शन फंक्शन और इनिशियल स्टेट। यही सारी चीज अगर मुझे नॉर्मल स्टेट्स को यूज करते हुए करना है, मतलब विदाउट दिस हुक, तो मुझे लोडिंग के लिए अलग डिफाइन करना होगा, एरर के लिए अलग, और रिजल्ट के लिए अलग स्टेट को डिफाइन करना होगा। अब मेरे पास ये स्टेट क्या है, स्टेट कुछ नहीं बट करंट स्टेट रिटर्न बाय द एक्शन फंक्शन। तो ये जो एक्शन फंक्शन है ना, इससे जो करंट स्टेट रिटर्न हो रही है वो इस वैल्यू में जाएगी। तो ये कुछ नहीं बल्कि एक फंक्शन है जो आप एसिंक फंक्शन डिफाइन करोगे, जो आपके फॉर्म वैल्यूज को एक्सेस करेगा, और उसके बाद उसके बेस पे ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद यहां से जो भी रिटर्न होगा वो इस स्टेट में जाएगा। फॉर्म एक्शन कुछ नहीं बल्कि एक प्रॉप है जो आप फॉर्म को पास करते हो एक्शन पे, जो ये कॉल करेगा जब भी आप सबमिट करोगे। इज पेंडिंग इज सिंपली ट्रू और फॉल्स जब तक वो एक्शन चल रहा है। सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वाला लॉजिक क्या करता है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे समझ लें। मैं कंपोनेंट्स में जाता हूं, और इस कंपोनेंट के अंदर आई विल सिंपली गो, लेट्स सपोज आई विल ट्राई टू क्रिएट अ साइन अप फॉर्म और एनी अदर फॉर्म, व्हाटएवर फॉर्म यू वांट, ठीक है ना। एक मैं करता हूं काम, एक लॉगिन फॉर्म ही क्रिएट कर लेते हैं, और प्लीज एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास मैं क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं, बिकॉज अगर आपको ये समझ आ गया ना, आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी, ठीक है ना।
और आज के बाद आप जब भी फॉर्मल्स के साथ डील करोगे इसी तरह से आप डिफाइन करोगे। इवन जब आप नेक्स्ट.जेएस बाद में पढ़ोगे ना, वहां पे भी सर्वर एक्शंस यूज होते हैं जो इसके रिलेटेड हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो आप नेक्स्ट.जेएस में पढ़ोगे, सर्वर एक्शंस, और उसमें इस चीज का यूसेज काफी ज्यादा है। मेरे पास क्या है, मेरे पास एक फॉर्म टैग है। इस फॉर्म टैग के अंदर सबसे पहले मेरे पास एक इनपुट फील्ड है ना। इस इनपुट फील्ड का टाइप लेट सपोज मेरे पास टेक्स्ट है। उसके बाद मेरे पास एक प्लेस होल्डर है। इस प्लेस होल्डर के अंदर मेरे पास है एंटर ईमेल, है ना। और उसके बाद मेरे पास इसका नेम एट्रीब्यूट मस्ट है। जब भी आप यूज एक्शन स्टेट हुक को यूज करोगे, आपका नेम एट्रीब्यूट सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर लिखूंगा इसका नाम ईमेल। उसके बाद चलता हूं आगे, मैं यहां पे चलता हूं और इसके अंदर मैं एक और इनपुट फील्ड डिफाइन करता हूं जिसका टाइप मेरे पास होगा लेट सपोज ईमेल, सॉरी पासवर्ड, है ना, कुछ इस तरह से। एंड देन आई विल सिंपली हैव अ प्लेस होल्डर, और प्लेस होल्डर होगा मेरे पास एंटर, नॉट एटर बट एंटर पासवर्ड लाइक दिस। और जो मैंने बोला नेम एट्रीब्यूट होना ही होना चाहिए आपके इनपुट फील्ड्स पे, जिसका मैं नाम रखूंगा पासवर्ड। यहां पे मैं टाइप करता हूं ईमेल अपना, सिंपल है। अब जब इनपुट हो गया, दोनों हो गए, उसके बाद क्या आएगा मेरे पास BUTTON बटन। और ये बटन क्या करेगा, ये बटन सिंपली करेगा लॉग इन। एज ऑफ नाउ लॉग इन करेगा, बाद में देखेंगे हम कोई चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। अब जब भी आप कोई फॉर्म एलिमेंट को यूज करते हो, आप क्या चाहते हो कि जो भी मैं इस इनपुट फील्ड में लिख रहा हूं उसको मैं कहीं पे स्टोर करूं, जो भी मैं इस इनपुट फील्ड पे लिख रहा हूं उसको मैं कहीं पे स्टोर करूं, और जब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा उसको मैं डेटाबेस में सेंड करूंगा। तो वहां पे हम दो स्टेट्स को डिफाइन करते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अब हम वो चीज नहीं करेंगे, हम करेंगे यूज एक्शन स्टेट हुक को यूज, और उसी चीज को हम डिफाइन करेंगे यहां पे अपने एप्लीकेशन में। तो मैं क्या करूंगा काम, मैं यहां पे चलता हूं और इस केस में आई विल सिंपली डिफाइन ए हुक जिसके 3 वैल्यूज होते हैं। नंबर 1 वैल्यू इज आपका स्टेट, दूसरा आपके पास होता है फॉर्म एक्शन, तीसरा आपके पास होता है इज पेंडिंग जो कि ट्रू और फॉल्स है। और यहां पे आप डिफाइन करते हो यूज एक्शन स्टेट, और ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता। पहला होता है आपका फंक्शन, इस फंक्शन को ये कॉल करेगा सारी चीजों को हैंडल करने के लिए, ये याद रखना। तो मैं इसका नाम रखूंगा लॉग इन एक्शन, इस फंक्शन को मैं ऊपर डिफाइन करूंगा। और दूसरा मेरा होता है इनिशियल स्टेट जिसको मैं रखूंगा इस फॉर्म के लिए बाय डिफॉल्ट नल। चलिए, और एक और चीज आप सबको याद रखना है, ये जो है ना ये वाली चीज, ये यहां पे कॉल होती है, ये एक प्रॉप के तरफ पास होती है। तो जो एट्रीब्यूट आपके इस फॉर्म को इस पूरे के पूरे एक्शन स्टेट हुक के साथ कनेक्ट करती हैं वो आपका फॉर्म एक्शन है। तो इसको आपको फॉर्म के एक्शन वाले प्रॉप में यूज करना है। और इसके साथ क्या हुआ, आपका का पूरा फॉर्म यहां पे इस वाले हुक के साथ अटैच हो गया, सिंपल एज दैट। अब मैं यहां पे चलता हूं अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में, और मैं यहां पे बनाता हूं एक एक्शन, और याद रखना ये एसिंक होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। और वही एक्शन बनाऊंगा जिसको मैंने यहां पे कॉल किया। तो यहां पे चलते हैं एंड आई विल सिंपली गो डिफाइन माय लॉगिन एक्शन लाइक दिस, कुछ इस तरह से, और यहां पे कुछ इस तरह से। अब अभी मैंने आपको बोला ये जो स्टेट है ये वो वैल्यू है जो ये रिटर्न करता है। तो इसका मतलब है कि ये इवेंचुअली मेरा कुछ रिटर्न करेगा। तो उसका करंट वैल्यू होगा, प्रीवियस स्टेट होगा। तो मैं यहां पे चलता हूं, वही होगा यहां पे कि पहली चीज जो पहला आर्ग्यूमेंट हमारा जो ये एक्शन लेता है वो है प्रीवियस स्टेट। दूसरा, इसको क्या करना है, सिंस मेरा का पूरा फॉर्म इसके साथ कनेक्टेड है तो इसको सिंपली इन वैल्यूज को एक्सेस करना है, और ये इन वैल्यूज को एक्सेस करता है इसी एक्शन के दूसरे आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए जिसका नाम हम यूजुअली रखते हैं फॉर्म डेटा। और उसके बाद आप सिंपली इसको बताओ कि एक काम करो, कांस्टेंट ईमेल इज इक्वल, वो जो फॉर्म डेटा है वहां पे तुम गेट करो, क्या करो, वो वाला इनपुट फील्ड जिसका नेम एट्रीब्यूट में ईमेल है। तो नेम एट्रीब्यूट में ईमेल इस इनपुट फील्ड का है, तो इसका वैल्यू जाएगा और इस वाले वेरिएबल में बैठेगा। उसके बाद कांस्टेंट मेरा पासवर्ड, और इस पासवर्ड के अंदर मैं इसको वही बोलूंगा कि फॉर्म डेटा डॉट गेट, और उसमें मैं वही इनपुट फील्ड का नाम डालूंगा जिसको मुझे चाहिए, नेम एट्रीब्यूट चाहिए। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे कि मेरे पास लॉगिन फॉर्म एक्शन यहां पे है, तो पूरा का पूरा फॉर्म इस हुक के साथ कनेक्टेड हो गया।
लॉग इन एक्शन कॉल हो रहा तो इसके रिलेटेड ये कनेक्ट हो गया और वहां पे मैं ईमेल और पासवर्ड को तो रीड कर ही रहा हूं। अब इसके अंदर सिंस ये एक्शन है, मुझे फॉर्म के अंदर जो भी मैंने लिखा है अब उसके अराउंड में कुछ भी एक्शन कर सकता हूं। मैं रिटर्न कराऊं, मैं डेटाबेस पे भेजूं, क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरे तक है। मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा, अगर मेरा ईमेल या मेरे पास पासवर्ड नहीं आया तो यहां से तुम स्टेट में क्या डालोगे मैं आपको बताता हूं। यहां से तुम रिटर्न करोगे एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मेरे पास एरर आएगा और एरर होगा कि बोथ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, कुछ इस तरह से है ना, बोथ फील्ड्स आर रिक्वायर्ड लाइक दिस। अब ईमेल और पासवर्ड है, उसके बाद एक और है मेरे पास, एक फेक एपीआई कॉल क्रिएट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा दिखे कि 1-2 सेकंड का डिले है ताकि हम इस इज पेंडिंग को यूज कर सकें। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, अवेट करता हूं एक नया प्रॉमिस और इस प्रॉमिस को बताता हूं तुम अपने आप को रिजॉल्व करोगे, लेकिन कितने टाइम के बाद तुम अपने आप को रिजॉल्व करोगे, सेट टाइम आउट के अंदर आफ्टर 2 सेकंड्स। तो मैं यहां पे अपने रिजॉल्व को कॉल करता हूं आफ्टर 2 सेकंड्स। डन है, हो गया मेरे पास फेक एपीआई कॉल 2 सेकंड का। उसके बाद मेरा ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, टाइम इसने ले लिया। उसके बाद लेट्स सपोज मुझे इसको लॉग इन कराना है तो मैं पासवर्ड को सेट कर देता हूं। इफ पासवर्ड is not equals to what my other 1 2 3, अगर ये मेरा पासवर्ड नहीं है तो उस केस में मेरी स्टेट को अपडेट करो। किससे करोगे? एक एरर से करोगे और वो एरर होगा इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स लाइक दिस। और उसके बाद अगर पासवर्ड भी करेक्ट हो गया तो उस केस में फाइनली तुम रिटर्न करोगे सक्सेस को लाइक दिस, और सक्सेस में मेरे पास मैसेज ट्रू होगी और उसके बाद में मैसेज लिखूंगा। मैसेज का मतलब क्या होगा? लॉग्ड इन सक्सेसफुली। तो अगर आप देखोगे इस वेरिएबल में डिपेंडिंग ऑन कि मैं उस इनपुट फील्ड में क्या लिख रहा हूं वो जाएगा। अगर मैंने एम्प्टी भेजे और इस बटन पे क्लिक किया तो आप ऑटोमेटिकली समझोगे कि मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट मेरे स्टेट में जाएगा। तो उस टाइम पे ये स्टेट ऑब्जेक्ट बनेगी जिसके अंदर एरर फील्ड होगा। उसके बाद डिले आएगा, अगर ये दोनों हुए तो उसके बाद पासवर्ड चेक करो, अगर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ये मेरी स्टेट बनेगी, बट अगर सब कुछ सही है तो ये मेरी स्टेट बनेगी। तो आप क्लियरली विजुअलाइज कर पा रहे हो कि सारी चीजें किस तरह से मेरे पास हैंडल हो रही हैं। अब जितना टाइम ये इस वाली चीज को लेगा यूज करने में उतने टाइम के लिए मेरा इज पेंडिंग ट्रू है। तो जितना टाइम ये ले रहा है ना इस एक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, इस एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तब तक मेरा इज पेंडिंग ट्रू है। तो क्यों ना मैं यहां पे इसको बताऊं कि तुम एक काम करो, जब मेरा इज पेंडिंग ट्रू है मतलब मेरी एक्शन चल रही है तो उस केस में तुम मुझे यहां पे दिखाओगे लॉगिंग इन। क्या दिखाओगे? लॉगिंग इन लाइक दिस। और जब तक मेरे पास ये वाली चीज, कुछ एरर है नहीं, ठीक है, जब तक इज पेंडिंग फॉल्स है तो तुम बोलोगे कि लॉग इन, तब तक बटन मेरा ये दिखाएगा लॉगिंग इन और लॉग इन, सिंपल एज दैट। तो इसको मैं अगर आउटपुट पे जाऊंगा, लेट मी ट्राई टू कॉपी एंड कॉल दिस, लाइक बटन के ऊपर मैं इसको कॉल करता हूं जिसका नाम है लॉग इन फॉर्म। तो लॉग इन फॉर्म को कॉल करते हैं कुछ इस तरह से, एंड इफ आई गो टू माय रिएक्ट एप्लीकेशन रिफ्रेश द पेज, यू कैन क्लियरली सी इट सेज लॉग इन। बढ़िया, लेकिन हमारे पास स्टेट है तो स्टेट को भी विजिबल कराते हैं। तो मैं यहां पे चलता हूं अपने लॉग इन फॉर्म में, स्टेट डिपेंड करता है एरर है उसमें, सक्सेस है क्या है। तो मैं इस फॉर्म के नीचे जाऊंगा और इस फॉर्म को बताऊंगा कि तुम्हारे इस चेनिंग में, इसको बोलते हैं हम चेनिंग ऑपरेटर, कि कहीं पे भी अगर तुम्हारे पास सक्सेस मैसेज है, कहीं पे भी रिस्पॉन्स के अंदर कहीं पे भी अगर सक्सेस मैसेज है तो उस केस में मेरे पास तुम क्या करोगे? उस केस में एंड मेरा एक पी टैग दिखाओ जिसमें मुझे अपना स्टेट डॉट मैसेज दिखाना है, सिंपल एज दैट। अगर स्टेट के अंदर कहीं भी किसी भी टाइम पे कहीं पे भी किसी भी लेवल पे हायरार्की में सक्सेस मैसेज है तो उसमें स्टेट डॉट मैसेज दिखाओ। बट ऑन द सेम टाइम अगर मेरे पास उसी स्टेट में मेरा एरर है तो उस केस में मुझे स्टेट डॉट एरर दिखाओ। यही करूंगा ना, और कुछ करूंगा नहीं। अब अगर मैं आउटपुट पे चलूंगा, एंड इफ आई रिफ्रेश माय पेज, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन, तो लॉग इन है, एरर आ गया, बोथ फील्ड्स आर इंपॉर्टेंट। और उसके बाद मैं यहां पे पासवर्ड गलत देता हूं लॉग इन, तो इस केस में लॉगिंग इन तो है, एक्शन ले रहा, उसके बाद इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, देख रहे हो। और जब तक वो उतना टाइम ले रहा तब तक लॉगिंग इन है। अगर मेरा ईमेल ये है और मेरा पासवर्ड अदफर 1 2 3 है,
इस केस में अगर मैं लॉग इन करूंगा 2 सेकंड ले रहा है और उसके बाद मेरे पास दिखा रहा है लॉग्ड इन सक्सेसफुली। नाउ दिस होल थिंग इज व्हाट यूज एक्शन स्टेट हुक एक्चुअली इज अबाउट। इसने पूरा का पूरा प्रोसेस ही सिंपल कर दिया, पूरा प्रोसेस सिंपल कर दिया। अगर आप देखोगे कि मेरे पास इसी चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं कितनी सारी स्टेट्स को डिफाइन करता था, कितने सारे लोडिंग एरर वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए मल्टीपल स्टेट्स डिफाइन करता था, बट वही चीज अब मेरे इस कोड के थ्रू रिजॉल्व होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपको फॉर्म के साथ डील करना होगा ना, तो आप यूज एक्शन स्टेट को यूज करो, वो आप सब के लिए बेटर है। बहुत ही अच्छा सिंपल हुक है, इसमें कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना, जिस भी एक्शन को तुम कॉल करोगे ना, वो एक्शन एसिंक होना चाहिए, ठीक है। इसको रीवेरीफाई कराना, बट वो मुझे जितना याद है ये एसिंक होना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है, ये आपके इस एक्शन स्टेट हुक को आपके फॉर्म के साथ अटैच करता है। और उसके बाद ये जो मेरे पास इस इनपुट फील्ड या जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे जाते हैं मेरे पास फॉर्म डेटा सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ लॉगिन एक्शन में। और उसके बाद फाइनली मेरे पास जिस भी इनपुट वैल्यू को एक्सेस करना है, उसके नेम एट्रीब्यूट को हमें एक्सेस करना होगा। तो उसी फॉर्म डेटा डॉट गेट नेम एट्रीब्यूट, फॉर्म डेटा डॉट गेट पासवर्ड, और उसी के थ्रू आपको वो एक्सेस करना होगा। फिर नॉर्मली जो भी आप यहां से रिटर्न कराओगे अपनी कंडीशंस के हिसाब से, वो आपका स्टेट बनेगा। सिंस ये आपका स्टेट बना, तो ऑटोमेटिकली आप इसको यूज करके आप यूजर इंटरफेस में कुछ भी दिखा सकते हो। इस वाले हुक को हम बोलते हैं यूज एक्शन स्टेट हुक। तो अगर यूज एक्शन स्टेट हुक को यूज नहीं करेंगे, तो इन दैट केस हमें ये स्टेट डिफाइन करना है, ये स्टेट डिफाइन करना है, ये स्टेट डिफाइन करना है। बट अब हमें ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक यूज करेंगे, फंक्शन ये रहा, इसको हम फॉर्म के साथ लिंक करेंगे, और ये मेरी इनिशियल वैल्यू होगी, और ये मेरा स्टेट होगा जो इस एक्शन फंक्शन से रिटर्न होगा। मसला खत्म, और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। इसका आप सबके सामने एक स्मॉल सा कोड एग्जाम्पल भी है। सेम सिमिलर चीज मैंने की है, वहां पे थोड़ा सा डिले मैंने डाला फेक एपीआई कॉल की, बट यू कैन अंडरस्टैंड। रिमेंबर, जो मेरे पास एक्शन फंक्शन होती है, ये जो एक्शन फंक्शन होती है मेरे पास, ये वाली पहला आर्ग्यूमेंट यूज एक्शन स्टेट का, इट रिसीव्स प्रीवियस स्टेट प्लस फॉर्म डेटा एंड इट विल रिटर्न द न्यू स्टेट ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको ये फॉर्म एक्शन दूसरा आर्ग्यूमेंट अपने फॉर्म वाले कंपोनेंट को एज एन एक्शन प्रॉप के सामने देना है। रिएक्ट ऑटोमेटिकली हैंडल करता है उस फॉर्म की सबमिशन। इज पेंडिंग जो मेरे पास है, ये एक बूलियन वैल्यू है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। जब तक वो एक्शन चलेगी तब तक ये ट्रू रहेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रहेगा। और स्टेट डॉट मैसेज डिपेंड करता है कि आप स्टेट में क्या भेज रहे हो। आई होप दिस मेक सेंस। तो अभी तक रिएक्ट 19 के रिलेटेड हमने कुछ हुक्स को डिफाइन किया। हमने पहले समझा यूज ट्रांजिशन, दूसरा हमने समझा यूज ऑप्टिमिस्टिक, तीसरा हमने समझा यूज एक्शन स्टेट, राइट। और अब हमारे पास एक और हुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक, बहुत ही अच्छा हुक है, अगेन फॉर्म्स के रिलेटेड, जो क्या है मेरे पास यूज फॉर्म स्टेटस, जिसको हम यूज करते हैं टू रीड पैरेंट फॉर्म स्टेटस। उसका मतलब क्या है समझते हैं। और ये हुक आप यूज करते हो अगेन फॉर्म्स के रिलेटेड। इससे पहले हमने हुक पढ़ा यूज एक्शन, राइट, यूज एक्शन स्टेट। उसी तरह से ये वाला हुक भी आप किसके साथ यूज करते हो, फॉर्म्स के साथ। और अगर आप इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन देखोगे, यूज फॉर्म स्टेटस हुक, इट अलाउज यू टू रीड पैरेंट फॉर्म स्टेटस। मतलब यूज फॉर्म स्टेटस इज अ हुक दैट लेट्स अ चाइल्ड कंपोनेंट read the submission state of its parent form. The child does not need any props passed down, it reads the context automatically. देखो मुझे ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है, इसीलिए मैं आप सबको ना ये समझाऊंगा कि ये क्या है। तो मैं चलता हूं अपने VS कोड के अंदर, और उसी VS कोड के अंदर मैं सिमिलर चीज करने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कंपोनेंट्स के अंदर अपना एक कंपोनेंट बनाता हूं। लेट मी नेम दिस contact form .js, और इस कंटेक्ट फॉर्म के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक फॉर्म टैग बनाऊंगा लाइक दिस, कुछ इस तरह से। और इस फॉर्म टैग के अंदर आई विल सिंपली गो क्रिएट मल्टीपल इनपुट फील्ड्स, जिनका नेम एट्रीब्यूट होगा, लेट्स सपोज इसका नेम ही है। उसके बाद मेरे पास प्लेस होल्डर है, इसका प्लेस होल्डर क्या है, एंटर नेम लाइक दिस। एंड देन मेरे पास टाइप है इस इनपुट फील्ड का, जो क्या है टेक्स्ट, ठीक है ना।
देन मैं इस इनपुट फील्ड को क्लोज करता हूं। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्म का एक और टैग होता है जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट एरिया। लेट मी क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट। तो यहां पे चलते हैं, टेक्स्ट एरिया कंपोनेंट को बनाते हैं लाइक दिस, और उस टेक्स्ट एरिया का नेम एट्रीब्यूट मैं लिखूंगा मैसेज। हमेशा याद रखना, जब भी आप यूज फॉर्म स्टेटस, यूज एक्शन स्टेट को यूज करते हो ना, आपका नेम एट्रीब्यूट वहां पे मस्ट है। उसके बाद मैं यहां पे चलता हूं, मैं यहां पे सिंपली करूंगा काम सबमिट लिखूंगा और इस पे लिखूंगा सबमिट लाइक दिस। अब क्या करना है मुझे, जब भी सबमिट पे मैं क्लिक करूंगा, ये नीचे मुझे H1 में दिखाना चाहिए यूर मैसेज रिसीव्ड सक्सेसफुली, दिस इज योर नेम एंड दिस इज योर मैसेज, ऐसा कुछ दिखाना चाहिए। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपल वही हुक यूज करूंगा जो इससे पहले हमने सीखा। वही क्या मेरे पास स्टेट है, दूसरा मेरे पास है फॉर्म एक्शन, तीसरा मेरे पास क्या है इज पेंडिंग, वही हुक यूज करूंगा एज ऑफ नाउ। फॉरगेट यूज फॉर्म स्टेटस फॉर 10 मिनट्स। तो मैं यहां पे चलूंगा और अपना यूज एक्शन स्टेट को डिफाइन करूंगा लाइक दिस, ठीक है। अब यहां पे यूज एक्शन स्टेट को मैंने यूज किया। हम सबको पता है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला होगा मेरे पास एसिंक फंक्शन, लेट्स सपोज आई विल नेम दिस सेंड कांटेक्ट। दूसरा मेरे पास होगा इनिशियल स्टेट जो कि डाला है। अब इस फॉर्म को इस हुक के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें यहां पे एक प्रॉप को यूज करना पड़ेगा एक्शन, जिसको लिंक करना पड़ेगा मेरे पास किसके साथ, फॉर्म एक्शन के साथ। तो हो गया ये लिंक। उसके बाद हम इसी फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो मैं यहां पे चलता हूं एंड आई विल सिंपली डिफाइन माय एसिंक फंक्शन, और उस एसिंक फंक्शन का नाम क्या होगा, यूज एक्शन स्टेट। हमें पता है ये दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, वही चीज मैंने आपको पढ़ाई। एक तो है प्रीवियस स्टेट अगर वहां पे कोई हुई, और दूसरा मेरे पास है फॉर्म डेटा। डन है, और यहां पे मैं डिफाइन करूंगा। और ये एक्शन स्टेट क्या रिटर्न करता है, मेरा अपडेटेड स्टेट जो इस स्टेट वैल्यू में जाएगा। मैं इसको सबसे पहली चीज बोलूंगा, तुम एक काम करो, कांस्टेंट मेरा नेम को एक्सट्रैक्ट करो। कैसे करोगे, फॉर्म डेटा डॉट गेट, और यहां पे मैं लूंगा अपना नेम। दूसरा मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट आई विल सिंपली रीड माय मैसेज इज इक्वल फॉर्म डेटा डॉट गेट, और वहां पे जो मैसेज नेम एट्रीब्यूट वाला फील्ड है उसको रीड करूंगा। एंड फाइनली यहां पे इसको मैं सिंपल रखता हूं, मैं इसको रिटर्न करूंगा क्या, एक ऑब्जेक्ट में, जहां पे मैं डिस्प्ले कराऊंगा अपनी मैसेज जो कि मेरे पास होगा टेम्पलेट लेटर्स में। आई विल सिंपली से मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम डॉलर, और उसके बाद यहां पे अपने नेम को डिस्प्ले कराऊंगा एंड द मैसेज इज, उसके बाद मैं अपनी मैसेज को भी यहां पे एक्सेस करूंगा डॉलर, एंड फिर मेरे पास मैसेज आएगी। अब ये तो मुझे पता है कि जब मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म एक्शन को इसके थ्रू लिंक करके इस वाली एक्शन को कॉल करेगा, और उसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट मेरे पास इस स्टेट में जाएगा। तो मैं फॉर्म के नीचे सिंपली इसको बताऊंगा, अगर मेरा स्टेट के अंदर कहीं पे भी मेरा मैसेज वाला इनपुट फील्ड है, तो उस केस में एंड तुम एक पी टैग दिखाओ, और उस पी टैग के अंदर तुम स्टेट डॉट मैसेज को लाइक दिस दिखाओ। बढ़िया है, मेरा पूरा का पूरा जो इससे पहले मैंने पढ़ा है, अब उसको सेम चीज मैंने आपको दूसरे एग्जांपल पे दिखाया। तो मैं app.jsx में जाऊंगा और यहां पे आई विल सिंपली कॉल माय कांटेक्ट फॉर्म डॉट जेएस लाइक दिस। डन है, और आउटपुट पे चलते हैं एंड लेट मी ओपन माय रिएक्ट एप्लीकेशन, और मैं रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पे मेरे पास कुछ तो गड़बड़ी है कांटेक्ट फॉर्म में। क्या है कि कांटेक्ट फॉर्म में मेरे पास डिव के नीचे कुछ इशू है। क्या है मेरे पास कांटेक्ट फॉर्म में, आई थिंक सिंटेक्स एरर होगा। तो ये तो ठीक है, मेरे पास कांटेक्ट फॉर्म भी आ गया। व्हाट इज इट, व्हाट इज दिस, वेयर इज द इशू कहां पे है। तो अगर मैं यहां पे जाऊं कांटेक्ट फॉर्म पे अबॉर्टेड, लेट मी ट्राई टू रीस्टार्ट माय सर्वर। आई डोंट थिंक देयर इज एनी इशू बिकॉज कोड तो सारा करेक्ट है। तो लेट मी ट्राई टू npm run dev, नहीं अभी तो है, एक div के नीचे एक इशू है। क्या है इशू, p टैग यहां पे क्लोज हो गया मेरे पास, स्टेट डॉट मैसेज भी सब कुछ आ गया। नाउ इट्स सेइंग दैट देयर इज सम इशू। व्हाट इज द इशू हियर, एक सिंटेक्स एरर होगा, ट्रांसफॉर्म फेल्ड विद दिस। p टैग आ गया, स्टेट डॉट मैसेज। लेट मी रिमूव दिस फॉर अ सेकंड टू सी अगर इसमें कोई इशू है। नहीं, ये बता रहा है JSX सिंटेक्स इज डिसेबल्ड एंड शुड बी इनेबल्ड विया द पार्सर ऑप्शंस div। अच्छा, मैंने रिटर्न में कुछ किया है। तो मेरे पास फंक्शन कांटेक्ट है, एसिंक फंक्शन है,
और उसको मैं रिटर्न करा रहा हूं, और उसके बाद फॉर्म एक्शन भी है, रिटर्न हो रहा है प्रॉपरली. सो व्हाट्स हैपनिंग हियर, कॉन्टैक्ट फॉर्म को कॉल किया. इफ आई ट्राई टू कमेंट दिस आउट, लेट मी सी इफ आई हैव एनी एरर. नहीं, अभी भी एरर है. कॉन्टैक्ट फॉर्म को तो मैं इंपोर्ट भी नहीं कर रहा हूं अभी. कमांड एक्स एंड लेट मी रिमूव दिस एज वेल. और अब रिफ्रेश करता हूं, चलेगा, चल गया. लेट्स सी, गिव मी अ सेकंड, लेट मी रिमूव दिस. और मैं इस चीज को रिफ्रेश करता हूं. JSX syntax is disabled and should be enabled via parser options contact form में. सॉरी, माई मिस्टेक. यस, मैंने फाइल को क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ JS. इट शुड बी JSX नॉट JS, राइट? तो JSX है, डन है. इफ आई गो हियर नाउ, रिफ्रेश द पेज, नाउ इट्स नॉट डिस्प्लेइंग मी दिस एरर. अब मेरे पास और वही चीज होगी कि मुझे सर्वर को नए से स्टार्ट करना होगा. सो लेट मी रीस्टार्ट माई सर्वर. लेट्स सी. तो मैं यहां पे चलता हूं नीचे एंड इस सर्वर को स्टॉप करके नए से ट्रिगर कर लेता हूं. एंड लेट मी ओपन दिस. इफ आई ओपन दिस अगेन, देयर इज सम इशू. व्हाट इज द इशू? कि मेरे पास यूज एक्शन स्टेट हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. यूज एक्शन स्टेट ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड. अच्छा, यहां पे मैंने इसको क्यों पेस्ट किया है? आई एम सो डम. तो इसको यहां पे ये वाली चीज है, डिफाइन है, हो गया. रिफ्रेश करते हैं, चल गया बढ़िया तरीके से. अब यहां पे समझना और देखना कि क्या हो रहा है, कि मेरे पास सबमिट क्यों है. मेरा दिमाग पता नहीं कहां पे है. बटन को मैंने डिफाइन किया, और अब अगर मैं यहां पे अदफरशी लिखूंगा, इसके अंदर एक मैसेज लिखूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा, इट शुड हैव डिस्प्लेड दैट स्टेट वाला मैसेज. अच्छा, मैंने उसको रिमूव ही कर दिया है. सो लेट मी गो बैक हियर एंड आई विल सिंपली गो एंड टेल इट, इफ इनसाइड माई स्टेट there is this message, then in that particular case and please return a p tag. और उस p tag में तुम सिंपली डिस्प्ले कराओगे state dot message like this. If I now go to the output, you can clearly see it says message received from Adfar Rashid, and the message is whatever I wrote inside that input field. Adfar Rashid dar, ये मेरी मैसेज है, उसको सबमिट किया, मेरे पास प्रॉपरली सब चीजें आ गई. अब यहां पे क्या चीज करनी है, कहां पे मेरा यूज फॉर्म स्टेटस यूज होगा, उस चीज को समझना. जितना भी अभी तक हमने किया, ये पुराने एग्जांपल में भी सेम था, तो हमने कुछ नया नहीं किया. लेकिन अब समझो, मैं इस बटन पे इस इज पेंडिंग को यूज कर सकता हूं बढ़िया तरीके से, है ना. इज पेंडिंग पे, एंड इस इज पेंडिंग पे जब तक ये चलेगा तब तक तुम सेंडिंग करो, और जब तक ये फॉल्स है उसके बाद तुम करो सेंड. तो मैं एक और चीज करता हूं, यहां पे एक डिले दे देता हूं. सो आई विल सिंपली गो से अवेट माय न्यू प्रॉमिस. एक फेक एपीआई कॉल करता हूं जो सिंपली रिजॉल्व करेगा. कब करेगा रिजॉल्व? मेरे पास आफ्टर 2 सेकेंड्स. तो मैं सेट टाइम आउट को कॉल करता हूं जो मेरा रिजॉल्व को एग्जीक्यूट करेगा. कब? 2 सेकंड के बाद. नाउ इफ आई गो टू द आउटपुट, यू कैन क्लियरली सी एज सून एज आई रिफ्रेश द पेज, राइट माय नेम, राइट सम मैसेज, सेंडिंग बताएगा 2 सेकंड, और उसके बाद मेरे पास मुझे मैसेज दिखाएगा. सेम चीज इससे पहले भी मैंने पुरानी एग्जांपल में की, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, समझना इस चीज को. जब हम रिएक्ट के बारे में बात करते हैं ना, जो हमारे पास यूआई कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो रीयूजेबल भी हो सकते हैं. लाइक मेरे पास ये एक बटन है. अब इस बटन को मैंने डायरेक्टली यहां पे लिखा, तो मैंने इस पेंडिंग को उसी पे यूज किया. बट हो सकता है ना कि ये बटन एक और अलग सेपरेट कंपोनेंट हो. तो जब सेपरेट कंपोनेंट है, उसको मैं रीयूज करूंगा डिफरेंट जगह पे. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. मैं एक बटन बनाऊंगा जिसका नाम होगा सबमिट बटन डॉट JSX, और इस बटन के अंदर आई विल सिंपली गो, लेट मी रिसीव अ प्रॉप, क्योंकि इसी प्रॉप के थ्रू ये डिफरेंट कंटेंट दिखाएगा अपने बटन पे. एंड लेट मी सिंपली गो क्रिएट अ बटन, और उस बटन पे मैं क्या दिखाऊंगा, लेबल. डन है. और उसके बाद कंटेक्ट फॉर्म के अंदर मैं यहां पे इस बटन को तो रिमूव करूंगा आप, क्योंकि ये मुझे चाहिए नहीं. मैं अपना सबमिट बटन यूज करूंगा लाइक दिस, जिसको मैं एक लेबल प्रॉप दूंगा, और वो जो लेबल प्रॉप होगा उसको मैं लिखूंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सेंड, और इस बटन कंपोनेंट को क्लोज करूंगा. राइट नाउ इफ आई गो एंड रिफ्रेश द पेज, यू विल सी कि ये तब भी चलेगा, क्योंकि अभी भी मेरा एक्शन फॉर्म हो रहा है. तो जब मैं सेंड करूंगा 2 सेकंड के बाद मेरे पास यहां पे ये रिस्पॉन्स दिखाएगा. लेकिन मैं इस सेंडिंग को इस बटन पे कैसे यूज करूंगा? तो इसका मतलब है ना कि मेरे पास इज पेंडिंग तब तक वैलिड था, ये वाला इज पेंडिंग, जब तक मेरे पास बटन टैग यहां पे था.
बट अब बटन टैग नहीं है, बटन कंपोनेंट है और बटन टैग इस पे है, तो इस इज पेंडिंग का कोई यूसेज ही नहीं है इस पॉइंट में। तो यहां पे मेरे पास मुझे कुछ ऐसा हुक यूज करना होगा जो मेरे इस पैरेंट का, क्योंकि अब तो ये सबमिट बटन इसका चाइल्ड है, तो इस पूरे के पूरे बटन का जो फॉर्म सबमिशन है उसका कंटेक्स्ट में यहां पे ले पाऊं, और उसी के लिए मेरे पास हुक गाइज यूज होता है जिसको हम बोलते हैं यूज फॉर्म स्टेटस। तो मैं क्या काम करूंगा, आई विल सिंपली गो से कांस्टेंट एंड लेट मी डिस्प्ले सिंपली व्हाट माय पेंडिंग। मल्टीपल चीजें मैं ले सकता हूं उस कंटेक्स्ट से, डेटा वेटा सब कुछ ले सकता हूं, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे 99% ऑफ टाइम पे आप पेंडिंग को ही यूज कर सकते हो। तो यूज फॉर्म स्टेटस। अब यहां पे जब मैंने यूज फॉर्म स्टेटस लिखा ना, इसने कोई सजेशन नहीं दी। यहां पे आपको याद रखना है ये सेम चीज आपको इंपोर्ट करनी है, लेकिन ये रिएक्ट का हुक नहीं है, बल्कि रिएक्ट, सो लेट मी ट्राई टू इंपोर्ट, बल्कि रिएक्ट डॉम का हुक है। तो मैं इसी को इंपोर्ट करूंगा, और यहां पे जब मैंने इसको इंपोर्ट किया, इसको मैं इंपोर्ट कहां पे करूंगा, फ्रॉम माय रिएक्ट डॉम, तब जाके ये चीज चलेगी। तो ये जो हुक है मेरे पास यूज फॉर्म स्टेटस, ये रिएक्ट डॉम का हुक है, नॉट रिएक्ट का। तो अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, मैं इसको नहीं बोलूंगा कि लेबल को दिखाओ, मैं इसको बोलूंगा अगर पेंडिंग ट्रू है तो उस केस में तुम मेरा दिखाओ सेंडिंग, अदरवाइज तुम मुझे दिखाओ लेबल। सिंपल चीज है। या एक और चीज कर सकता हूं मैं, क्योंकि अगर सबमिट बटन को मैं कहीं और पे भी यूज करूंगा, वहां पे सेंडिंग नहीं हो, वहां पे कुछ और हो, तो मैं यहां पे एक और प्रॉप को पास कर सकता हूं जो कि होगा पेंडिंग लेबल के नाम का, और उसको मैं यहां पे डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा सेंडिंग, और इसी को यहां पे एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पे मेरे पास आएगा पेंडिंग लेबल, है ना, और उसी पेंडिंग लेबल को मैं यहां पे एक्सेस करूंगा। सो लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस, और मैं यहां पे लिखूंगा पेंडिंग लेबल लाइक दिस। तो अब अगर मैं आउटपुट पे जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, लेट मी राइट माय नेम, लेट मी राइट समथिंग, और जब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा ना, आप देखोगे सेंडिंग दिखा रहा है। तो यहां पे मेरा पैरेंट का जो स्टेटस है वो मैंने शेयर किया। कहां पे शेयर किया, मैंने अपने चाइल्ड में शेयर किया। इसके लिए होता है यूज फॉर्म स्टेटस। आई होप दिस मेक सेंस। इसी तरह से हो सकता है, लेट्स सपोज मेरे पास एक और कंपोनेंट हो सकता है, कुछ भी होने को तो हो सकता है, जिसका नाम है इनपुट फील्ड डॉट जेएसएक्स, और इस इनपुट फील्ड डॉट जेएसएक्स में RFCE है, कंपोनेंट है, और इसके अंदर मैं इसको सिंपली बताऊंगा तुम एक चीज करो, तुम रिटर्न करो। क्या रिटर्न करोगे, मेरा इनपुट टैग, इनपुट टैग लाइक दिस। तो मैंने एक इनपुट टैग को ही अलग एक कंपोनेंट बनाया, और जिसका नाम क्या होगा, नाम होगा नेम एट्रीब्यूट, आई मीन नेम प्रॉप। तो मैं यहां पे डिफाइन करूंगा नेम, और उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा प्लेस होल्डर, और उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा लेट्स सपोज टाइप, और इसके बाद मैं अपने सारे के सारे प्रॉप्स को यहां पे सेपरेट करूंगा। तो मैं लिखूंगा नेम, उसके बाद नेम का क्या है, नेम मेरे पास होगा नेम ही लाइक दिस, एंड देन आई विल सिंपली गो एंड यूज माय प्लेस होल्डर लाइक दिस। और ये मेरा प्लेस होल्डर क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा प्लेस होल्डर का प्रॉप कुछ इस तरह से, एंड देन आई विल सिंपली गो एंड डिफाइन माय टाइप, और इस टाइप को मैं किस तरह से डिफाइन करूंगा, लेट मी सिंपली गो एंड राइट माय टाइप एज टाइप एट्रीब्यूट। आई होप दिस मेक सेंस। तो मैंने एक ऐसा कंपोनेंट बनाया जो मेरे पास सिंपली जा रहा है, कैसे जा रहा है, चाइल्ड से पैरेंट पे, और इसका मैं एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा जिसका नाम होगा डिसेबल्ड, और वो डिसेबल्ड बाद में एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं उसको ट्रू रखूंगा, सॉरी फॉल्स रखूंगा, और बाद में मैं इसको पेंडिंग पे डिपेंड कराऊंगा। और मैं अब अगर कंटैक्ट फॉर्म में अपने चलूंगा, उस कंटैक्ट फॉर्म के अंदर मैं अपने इसी इनपुट फील्ड को यूज करूंगा। तो मैं यहां पे चलता हूं कंटैक्ट फॉर्म, और इस इनपुट फील्ड के बदले में आई विल सिंपली डिफाइन माय इनपुट कंपोनेंट। तो लेट मी गो हियर, और इनपुट कंपोनेंट को मैं डिस्प्ले कराऊंगा, जिसको मैं 3 एट्रीब्यूट्स पास करूंगा। सबसे पहले नेम, नेम इज व्हाट, मेरे पास नेम मेरे पास है, क्या है मेरे पास, नेम इज नेम ही, क्योंकि नेम को ही मैं एक्सेस कर रहा हूं। उसके बाद मेरे पास है प्लेस होल्डर, तो प्लेस होल्डर मेरे पास क्या है, प्लेस होल्डर इज सिंपली इंटर नेम like this, and then I simply have my type, and type is equals to what, type is equals to
लेट्स से टेक्स्ट, तो अब यहां पे मेरे पास एक कंपोनेंट है, क्या है कंपोनेंट, इस तरह से, एंड लेट मी क्लोज इट। तो इसको मैं यहां पे डिफाइन करता हूं, लेट मी रिमूव दिस, डन है, बढ़िया है। अब लेकिन इस इनपुट फील्ड का वैल्यू मैं इस चाइल्ड में लिख रहा हूं ना, तो इसका वैल्यू मुझे, अगर मुझे कंटेक्ट सबमिट करना है तो इसका पूरा का पूरा कंटेक्ट मुझे यहां पे चाहिए। तो इसीलिए मैं क्या काम करूंगा, यहां पे वही चीज डिफाइन करूंगा, मैं उसी हुक को यूज करूंगा, पेंडिंग इज इक्वल्स टू व्हाट, यूज फॉर्म स्टेटस, लाइक दिस। तो अब पेरेंट का जो पूरा का पूरा फॉर्म स्टेटस है वो यहां पे शेयर हो गया। चाहे आप एक वैल्यू को रिडीम करो, दो वैल्यू को, जब तक आपकी मर्जी है तब तक आप कर सकते हो। और फिर मैं यहां पे पेंडिंग को ऐसे यूज करूंगा। नाउ इफ आई गो हियर, रिफ्रेश माय पेज, इट सेज अनकॉट एरर, यूज फॉर्म स्टेटस इज नॉट डिफाइंड, ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं यहां पे चलता हूं, इस लाइन को कॉपी करूंगा और यहां पे इसी लाइन को पेस्ट करूंगा। एंड नाउ इफ आई गो बैक एंड रिफ्रेश द पेज, मैं यहां पे नेम करूंगा अदफरशीद, और जो भी मैं लिखूंगा सेंड करूंगा, सेंडिंग करेगा और 2 सेकंड के बाद मुझे मेरा मैसेज दिखाएगा। दिस इज व्हाट वी मीन बाय यूज फॉर्म स्टेटस, कि मैं यूज फॉर्म स्टेटस को यूज करके मेरा जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसको पूरा का पूरा सबमिशन स्टेट पैरेंट फॉर्म का एक्सपोज करता हूं। और ये आपको हेल्प होगा, क्योंकि रिएक्ट में आप, नेक्स्ट.js में आप हमेशा रियूजेबल कंपोनेंट्स को यूज करते हो। आई होप दिस मेक्स सेंस, राइट। यूज एक्शन स्टेट, यूज फॉर्म स्टेट, दोनों को हमने टुगेदर ऑलरेडी यूज किया है। अब अगर मैं रिकैप करूं या कोई एक रेफरेंस टेबल आपको समझाऊं, हमने 4 हुक्स पढ़े रिएक्ट 19 के। पहला जो हुक मेरे पास था वो हुक कौन सा था, यूज ट्रांजिशन, जिसको आप इंपोर्ट करते हो रिएक्ट से, और इसका पर्पस होता है कि ये डेफर करेगा नॉन अर्जेंट स्टेट अपडेट्स। उसके बाद ये रिटर्न क्या करता है, इज पेंडिंग जो कि बूलियन है, स्टार्ट ट्रांजिशन जो कि एक फंक्शन है। यूज ऑप्टिमिस्टिक अगेन इंपोर्ट होता है रिएक्ट से, इसको यूज करते हैं ताकि हम ऑप्टिमिस्टिक यूआई को डिस्प्ले कराए जब तक हमारा रियल रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, और ये रिटर्न करता है ऑप्टिमिस्टिक स्टेट और एड ऑप्टिमिस्टिक को। यूज एक्शन स्टेट एक हुक है जो रिएक्ट से इंपोर्ट होता है, जो आपको अलाउ करता है कि आप अपने फॉर्म का एक्शन स्टेट मैनेज कर सको, और ये रिटर्न करता है स्टेट फॉर्म एक्शन इज पेंडिंग। उसके बाद है यूज फॉर्म स्टेटस, ये रिएक्ट डॉम से इंपोर्ट होता है और इसका पर्पस है रिएक्ट पैरेंट फॉर्म स्टेटस इन चाइल्ड, और ये रिटर्न करता है पेंडिंग डेटा मेथड और भी कुछ। ऑल 4 हुक्स आर बिल्ट अराउंड कंसेप्ट ऑफ एक्शंस, async functions that handle UI state transitions cleanly। अब आप सबके लिए एक स्मॉल रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज इन सारे कंसेप्ट्स को, सारे लेक्चर जो मैंने पढ़ाए, मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की है, आपको प्रीमियम कंटेंट देने की कोशिश की है, लेकिन ये तभी सक्सेसफुल होगा जब आप अपने साइड से प्रैक्टिस करोगे, मुझे मैसेज करोगे मेरे इंस्टा पे, लिंक्डइन पे, बताओगे कि सर नहीं ये कंसेप्ट हमें समझ आ गए और हमने रिएक्ट में ये क्रिएट किया, मजा आएगा बहुत मुझे, ठीक है ना। आई होप दैट मेक सेंस। तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के अलावा ही सब कुछ, प्रैक्टिस के अराउंड ही सब कुछ होता है। अब सिंस हमने आज के इस वीडियो में काफी सारी चीजें डिस्कस की, आपका एक कंफ्यूजन होगा कि मैं कौन सा मेथड, कौन सा टूल किस टाइम पे यूज करूं। अगर आपका इंटेंशन है कि आपको सेम लॉजिक को शेयर करना है मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में, तो आप कस्टम हुक को यूज करोगे। अगर आपकी नीड है कि आप रैप करना चाहते हो अपना JSX या एक नई UI लेयर करना चाहते हो ऐड एक कंपोनेंट को, तो आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स को यूज करोगे। अगर आपका UI फ्रीज हो रहा है मल्टीपल स्टेट अपडेट्स की वजह से, तो उसमें आप अपना जो नॉन अर्जेंट अपडेट है उसको डेफर कर सकते हो यूज ट्रांजिशन हुक को यूज करके। अगर आपको चाहिए इंस्टेंट फीडबैक बिफोर सर्वर रिस्पॉन्स, तो आप यूज ऑप्टिमिस्टिक हुक को यूज करोगे। अगर आपको मैनेज करना है अपनी फॉर्म का सबमिशन स्टेट, तो आप यूज एक्शन स्टेट को यूज करोगे। अगर आपको उसी फॉर्म का स्टेटस जानना है चाइल्ड कंपोनेंट में, तो आप यूज फॉर्म स्टेटस को यूज करोगे। तो कस्टम हुक्स हमने पढ़े, हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स पढ़े, यूज ट्रांजिशन पढ़ा, यूज ऑप्टिमिस्टिक पढ़ा, यूज एक्शन स्टेट पढ़ा, यूज फॉर्म स्टेटस पढ़ा। सिंपल है आपके लिए होमवर्क्स, ये सारी चीजें, इनको क्रिएट करना, इनको इंप्लीमेंट करना और मुझे मैसेज करना सर हमने ये सारी चीजें की। अब नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट राउटर डॉम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ रिडक्स पढ़ेंगे। अब एक ही लेक्चर है हमारे पास पूरे रिएक्ट का। आप सबको पता होगा ये एक फ्री कोर्स है, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी जब कोर्स कंप्लीट होगा। आप क्विज को अटेम्प्ट करोगे, सारे लेक्चर्स को देखोगे, लाइव 1-2 भी हम लेंगे, लेकिन आपको पढ़ना है। अगर नहीं अभी तक एनरोल किया है तो डिस्क्रिप्शन में एनरोल नाउ लिखा होगा, वहां पे लिंक होगी, उसको सबमिट करो और आप एनरोल हो जाओगे। बाकी आई होप आपको मजा आया होगा। एक और चीज मैं आप सबको बताऊं, रिएक्ट को हम फुल स्टैक डेवलपमेंट एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज करते हैं फ्रंट एंड में, है ना।
तो अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, बनना है, तो आपको फ्रंट एंड भी आना चाहिए, बैक एंड भी आना चाहिए, डेटाबेस आना चाहिए, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन और भी काफी सारे कंसेप्ट होते हैं जिनको आपको आना चाहिए। उसी के लिए आपको दिखेगा pwskills.com के कोर्सेज वाले सेक्शन में फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक कोर्स, तो उसमें एनरोल हो जाओ। एंड टू एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ाया गया है, और अगर आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कूपन कोड FSD25 यूज कर सकते हो। उसी के साथ अगर इसके अलावा और भी कोई कंफ्यूजन है करियर के रिलेटेड, कोर्सेज के रिलेटेड, क्या पढ़ना है, क्या करना चाहिए, रोड मैप क्या फॉलो करूं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक काउंसलिंग फॉर्म दिखेगा, उसको सबमिट करो, आपके साथ एक फ्री एक्सपर्ट कनेक्ट करेगा और आपको फ्री में काउंसलिंग करेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मेक श्योर करना अगर आप मेरे इन सारे एफर्ट्स का रेस्पेक्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना और रियल ऑनेस्ट ओपिनियन देना। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।